डॉक्टर स्लम ड्रामा के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड हान को देख पाते हैं, जहां पर हान प्रोफेशनल वाइज एक डॉक्टर थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हान के पेट में काफी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हान इस चीज को इग्नोर मारते हुए हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। हान कहने लगती है कि वो दिन बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से दिख रहा था। बच्चे स्कूल की बस में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, वहीं पे डॉग्स इधर से उधर घूमने में लगे हुए थे। जिसके बाद हान भी रोड क्रॉस करने लगती है कि तभी अचानक से हान के पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है, जहाँ पर इवन हान से खड़ा तक नहीं होया जा रहा था। अब हान आगे कहने लगती है कि किसी भी पर्सन की लाइफ के सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट ही काफी है उसकी पूरी की पूरी लाइफ को तबाह करने के लिए। इसके साथ साथ हान अपने पेट को पकड़कर रोड में बैठी हुई थी कि तभी अचानक से हान के सामने एक स्पीड में ट्रक आ जाती है। हान कहने लगती है कि उन 3 मिनट में एक लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। वहीं पे उन 3 मिनट में काफी कोशिश करी गई डॉक्टर से उसको बचाने की, लेकिन उन्हें 3 मिनट में डॉक्टर्स लोग तक फेल हो गए उस पेशेंट को बचाने के लिए। और इससे कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी पर्सन की लाइफ के सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट ही काफी है उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को उथल फुथल करने के लिए। मतलब यहीं पे सीन कट होता है, जिसके बाद हमारा ड्रामा शिफ्ट होता है 2009 के बुसान एरिया की तरफ। आज बुसान एरिया में काफी ज्यादा चहल पहल दिखाई दे रही थी और इसका मेन रीजन ये था कि हान ने पूरे बुसान एरिया में टॉप मारा था। और ऑफ कोर्स पूरे एरिया में टॉप मारना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, जिसके चलते हान की मॉम का इस मूवमेंट पर फ्लेक्स मारना तो बनता ही बनता है। और इवन इसी खुशी के मौके पर हान की मॉम और हान के अंकल मिलकर पूरे गाँव वालों को आज फ्री में खाना खिलाते हैं। इसके साथ साथ 2 आदमी हान की मॉम के पास जाकर कहने लगते हैं कि हमें यकीन नहीं हो पा रहा कि हान ने पूरे एरिया में टॉप मारा है। हमें मालूम नहीं था कि छोटे से बुसान एरिया में भी कोई ऐसा पढ़ाकू बच्चा निकल पाएगा। ये आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से इनकी नजर पड़ती है हान पर, जो कि भागते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। भागते हुए घर की तरफ जाना तो नॉर्मल बात थी, बट यहाँ पर हान ने अपने हाथों में किताबें भी पकड़ी हुई थी, यानी कि हान भागते हुए अपनी किताबों को भी पढ़ने में लगी हुई थी। ये चीज देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हान की मॉम अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि हमारी बेटी तो ऐसी ही है शुरुआत से, वो अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती है। जब वो 1 साल की थी तब वो इजीली ABCD बोलना सीख गई थी। वहीं पे जब तक वो 3 साल की हुई तब तक उसे फैक्टराइजेशन करना बिल्कुल ही आसानी से आ गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि हान अपने अंडरवियर से लेकर सॉक्स तक जो है वीकली वाइज अरेंज करके रखती है, ताकि इन सब चीज को सेलेक्ट करने में हान का टाइम वेस्ट ना हो। और इसके अलावा हान बिल्कुल ही सादा खाना खाती है, जो कि इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए और सिर्फ 7 मिनट में खत्म भी। और इसके साथ साथ हान हमेशा अपने साथ एक टाइमर को रखती है, जहाँ पर हान जैसे ही पढ़ने बैठती है तो टाइमर ऑन कर देती है, और जैसे ही थोड़ा ब्रेक लेती है तो उस टाइमर को बंद कर देती है। जिसके चलते हान पूरे दिन में पन्नों को पलटना, पानी पीना, पेंसिल शॉर्प करना, पेन ढूंढना, इन सब चीज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हान 17 घंटे पढ़ाई करती है। सीन शिफ्ट होता है सियोल एरिया की तरफ, जहाँ पर हम देख पाते हैं हमारे मेन लीड जियोंग को। यहाँ पर सियोल में भी जियोंग ने पूरे एरिया में टॉप मारा होता है, जिसके चलते जियोंग के दोस्त काफी ज्यादा जियोंग को प्रेज कर रहे थे। इसके साथ साथ हम हान और जियोंग के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस भी देख पाते हैं, जहाँ पर हान पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है और जियोंग अपने दोस्तों के साथ मस्ती। जिसके चलते ऑफ कोर्स हान अगर पूरे दिन पढ़ाई करेगी तो उसका टॉप मारना तो बनता ही बनता है। वहीं पे जियोंग अपने दोस्तों के साथ हमेशा चल करता रहता है, और जब पढ़ाई करता है तो बिल्कुल ही मन लगा के पढ़ाई करता है। यानी कि एक तरह से जियोंग ने अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से मैनेज करा हुआ है। उसने अपनी मस्ती और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करके रखा हुआ है। अब वापस से सीन बुसान एरिया की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि आज हान के फादर को मरे हुए 1 साल हो चुका था। साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि हान के साथ हान के फादर की 2 बहनें भी रहा करती थी, जिसके चलते वो हान की मॉम को मैनिपुलेट करते हुए कहने में लगी हुई थी कि क्यों ना वो अपनी फैक्ट्री बेच दे। पर वो फैक्ट्री हान के फादर की लास्ट निशानी थी, जिसके चलते वो किसी भी कीमत पर उस फैक्ट्री को बेचना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में ये लोग खाना खाने लग जाते हैं, जहाँ पर इवन खाना खाते टाइम भी ये लोग आपस में लड़ने में लगे हुए थे। मतलब वो दोनों बहनें आपस में लड़ने में लगी हुई थी और हान की मॉम को बार बार कहने में लगी हुई थी कि आप फैक्ट्री बेच दो। और मेन लड़ाई तो इनकी तब शुरू होती है, जहाँ पर एक बहन कहने लगती है हान की मॉम को कि आप 50% रख लेना और मैं 30% रख लूंगी और 20% दूसरी बहन को दे देंगे। बट लालची तो हर कोई होता है ना, जिसके चलते वो दोनों बहनें आपस में अब लड़ने लग जाती है कि मैं 20% क्यों रखूं और तू 30% क्यों रखेगी। और अब होना क्या था, दोनों की दोनों बहनें इतनी ज्यादा बिगड़ैल टाइप की थी, जिसके चलते वो आपस में ही लड़ने लग जाती है। इवन यहाँ पर हान की मॉम और हान का भाई काफी कोशिश करते हैं इनको रोकने की, बट इसके बावजूद भी ये लोग रुकते ही नहीं। और सबसे फनी मोमेंट तो ये था कि हान खाना खाते टाइम भी किताब लेकर बैठी हुई थी, यानी कि वो एक तरह से खाना खाते खाते भी पढ़ाई कर रही
थी। और जब इवन यहाँ पर दोनों बहनों की लड़ाई भी हो जाती है, इसके बावजूद भी हान को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। हान सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है अपने पढ़ने में। लेकिन अब पढ़ते पढ़ते हान तुरंत ही टाइमर बंद कर अपनी मॉम के पास जाकर कहने लग जाती है कि मॉम फैक्ट्री बेच दो। और वैसे भी फादर को मरे हुए 1 साल हो चुका है, जिसके चलते जितना भी पैसा मैं फैक्ट्री को बेचकर मिलेगा उन पैसों के थ्रू हम सियोल चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर मैं अपनी आगे डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। और रही बात इन दोनों बहनों की, तो हमें इनकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे फादर मर चुके हैं, जिसके चलते हमारा इन दोनों बहनों के साथ भी रिश्ता खत्म हो चुका है। हम लोग सियोल चले जाएंगे और ये दोनों बहनें खुद से देख लेंगी कि इन्हें आगे चल के क्या करना है। और ऐसा कहने के बाद हान वापस अपने रूम की तरफ चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। अब कुछ ही टाइम में हान भी सियोल पहुंच जाती है और यहाँ पर हान का भी एडमिशन उसी कॉलेज में होता है जहाँ पर जियोंग पढ़ता था। और इस रीजन की वजह से अब जियोंग और हान के बीच में एक तरह से टक्कर शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों के दोनों पढ़ने में काफी तेज थे और इन्होंने अपनी अपनी कंट्री में टॉप भी मारा था, जिसके चलते किसी भी कीमत पर ये लोग अपनी पोजीशन तो लूज नहीं कर सकते थे। और इसके साथ साथ इनके पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे का सिलेक्शन होगा मेडिकल में। शुरुआत में तो जियोंग हान को काफी हल्के में ले रहा था, लेकिन इसके बाद जियोंग देखता है कि हान कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करती है। मतलब हान का फर्स्ट डे था और रिसेस में सभी स्टूडेंट्स हान को घेर कर उससे काफी सारी चीजें पूछने में लगे हुए थे ना कि हान बुसान एरिया से आई थी, तो वो चाहते थे कि बुसान एरिया के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हान से ले सके। बट हान गुस्से में उन सभी पे चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फटाफट से यहाँ से चले जाओ। और ये चीज जियोंग को काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि कोई पर्सन रिसेस में तक मस्ती नहीं कर रहा, वो रिसेस में भी पढ़ाई करने में लगा हुआ है। इसके साथ साथ मैथ्स की क्लास के दौरान टीचर ने बच्चों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हान और जियोंग दोनों की क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बिल्कुल ही सेम थी। बट यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि जियोंग पेपर में सॉल्व कर रहा था और वहीं पे हान मन में, जिसके चलते जैसे इनका आंसर निकलता है तो जियोंग तो पेपर में आंसर लिख देता है, वहीं पे हान थोड़ा चिल्ला के कह देती है। और अब होना क्या था, इसके चलते सभी लोगों को और टीचर को यही लगता है कि हान ने इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व किया। इसके साथ साथ जियोंग एक और चीज देख पाता है कि क्लास की छुट्टी के दौरान हान ड्राई कॉफी को ऐसे ही खा लेती है, क्योंकि अगर हान कॉफी को पानी के साथ पिएगी तो इस चीज के चलते हान को वॉशरूम में जाना पड़ेगा टॉयलेट करने के लिए। और हान का मानना यह है कि जितनी देर में वो पी करके आएगी उतनी देर में तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इवन छुट्टी के दौरान जियोंग ये भी देख पाता है कि हान बिल्कुल ही भागकर अपने घर की तरफ जा रही थी, जहाँ पर कॉलेज का गार्ड जियोंग को देखकर कहने लग जाता है कि अभी तक तो तुम टॉपर थे, लेकिन अब तुम आगे टॉपर नहीं रहने वाले हो। और इसका मेन रीजन ये था कि हान हमेशा भागकर घर जाया करती थी, ताकि वो बिल्कुल भी रास्ते में आने जाने का टाइम वेस्ट ना करे। और अब होना क्या था, इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद जियोंग को भी लगने लगा था कि सच में हान काफी मेहनत करती है। अगर जियोंग ने अभी से मेहनत करनी शुरू नहीं करी तो जियोंग हान से पीछे रह जाएगा और इसके साथ साथ हान हर चीज में जियोंग से आगे निकल जाएगी। ड्रामा शिफ्ट होता है 2023 में, जहाँ पर आज डॉक्टर्स का अवार्ड फंक्शन था। यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स आए हुए थे, जिनमें से एक फेमस डॉक्टर का नाम था दायोंग। दायोंग इतना ज्यादा फेमस था जिसके चलते दायोंग हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करता था। और इस चीज पर दायोंग को काफी ज्यादा घमंड भी था, लेकिन दायोंग ये भूल चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेला फेमस नहीं है, उससे भी ज्यादा एक और डॉक्टर काफी ज्यादा फेमस है और वो और कोई नहीं बल्कि जियोंग है। और यहाँ पर जियोंग बाकी सभी डॉक्टर्स में से इसलिए सबसे ज्यादा फेमस डॉक्टर है क्योंकि जियोंग का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें जियोंग वीडियो अपलोड करता है और जियोंग के चैनल पर काफी ज्यादा रीच भी आई हुई है, जिसके चलते जियोंग दायोंग से भी ज्यादा फेमस है। और इसी चीज के चलते दायोंग जियोंग से काफी ज्यादा जलता था। दायोंग चाहता था कि वो जियोंग से भी ज्यादा फेमस हो जाए और इस रीजन की वजह से जो कोई भी जियोंग की तारीफ करता दायोंग उससे यही कहता कि जियोंग की किस्मत अच्छी थी, जिसके चलते उसका यूट्यूब चैनल चल गया। साथ साथ यहाँ पर एक और फनी सीन होता है, जहाँ पर जब जियोंग आता है इस पार्टी में तो शुरुआत में दायोंग बिल्कुल ही स्टाइल में जियोंग को इग्नोर मारता है, मतलब बिल्कुल ही एटीट्यूड के साथ। पर खैर इस चीज को जियोंग ज्यादा अपने दिल में नहीं लेता, जिसके बाद सभी लोग टेबल में बैठने लगते हैं, जिसके चलते दायोंग जैसे ही अपने बैठने के लिए सीट आगे करता है तो उससे पहले जियोंग वहाँ पर आकर बैठ जाता है। इवन जब दायोंग ड्रिंक की बोतल को पकड़ता है तो तुरंत ही जियोंग अपनी ग्लास को आगे कर देता है। मतलब जियोंग को ऐसा लग रहा था कि दायोंग ने सीट जियोंग के लिए आगे करी और वहीं पे ड्रिंक की बोतल इसलिए पकड़ी ताकि वो जियोंग को सर्व कर सके ड्रिंक, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। दायोंग जियोंग के इस बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उल्टा जियोंग को काफी ज्यादा लेक्चर भी झाड़ने लग जाता है। यहाँ पर दायोंग जियोंग से कहने लगता है कि तुम्हें लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो कोई भी तुमसे बड़ा होता है तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही तुम कितने भी फेमस पर्सन क्यों ना हो। अगर तुम अपनी पॉपुलैरिटी पर ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करोगे तो लास्ट में तुम्हारे साथ ही बुरा होगा, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही होता है हर बार।
यहाँ पर भले दायोंग ने जियोंग को काफी ज्यादा मोरल की बातें बता दी हो, लेकिन लास्ट में गेस व्हाट क्या होता है। यहाँ पर इस अवार्ड फंक्शन में अवार्ड और किसी को नहीं बल्कि जियोंग को ही मिलता है। और इस अवार्ड की काफी ज्यादा वैल्यू थी क्योंकि मिनिस्टर अपने हाथों से इस अवार्ड को दे रहा था। साथ साथ यहाँ पर दायोंग के अगल बगल में जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए थे वो दायोंग को कह रहे थे कि तुम तो कह रहे थे जियोंग के साथ बुरा होगा क्योंकि वो बुरा करता है लोगों के साथ, बट उसे तो अभी मिनिस्टर के हाथों अवार्ड मिल रहा है, वो भी नॉर्मल अवार्ड नहीं बल्कि काफी बड़ा अवार्ड। और इस चीज को देखकर अंदर से दायोंग को भी काफी जलन मच रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी दायोंग बाकी डॉक्टर से कहने लग जाता है कि शायद से जियोंग का लक अच्छा था, अदरवाइज ये अवार्ड किसी और को मिलता, वो इस अवार्ड के काबिल है ही नहीं। ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ पर जियोंग अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा हुआ था, जहाँ पर किम जियोंग से कहने लगता है कि हमारी क्लास का रियूनियन होने वाला है, वहाँ पर हमारे सारे के सारे पुराने दोस्त आएंगे, तो क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ उस पार्टी में। जिस पर जियोंग कहने लगता है कि वैसे तो मुझे सारे दोस्तों की काफी ज्यादा याद आ रही है, इवन मुझे अभी तक उन सब के नाम बिल्कुल ही अच्छे से याद भी है, बट इस टाइम पर मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ और मुझे एक इम्पोर्टेंट काम भी करना है, जिसके चलते मैं तुम लोगों के साथ पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। जियोंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर चान योंग कहने लगता है जियोंग को कि उस पार्टी में हान आने वाली है और इसी रीजन की वजह से तुम उस पार्टी में नहीं जाना चाहते हो ना। फिर जियोंग कहने लगता है कि मैं हान के बारे में कब से सोचने लग गया, मुझे बस इतना मालूम है कि उसने मेडिकल एग्जाम दिया था जो कि काफी ज्यादा बेकार गया उसका, उसने पेपर में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड लिख दिया था जिसके चलते वो फेल हो गई और शायद से वो अभी किसी नॉर्मल से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही होगी। और इन सब चीज के अलावा मुझे हान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम कि हान अभी कहाँ पर है, क्या कर रही है वो। बस मैं यही विश करता हूँ कि हान जहाँ कहीं पे भी हो वो खुश हो और अच्छे से अपना काम कर रही हो। दूसरी तरफ हम हान को देख पाते हैं जिसकी लाइफ को ज्यादा ही हेक्टिक हो गई थी। यहाँ पर हान भले डॉक्टर बन चुकी हो, लेकिन हान के सीनियर्स हमेशा उसके ऊपर दबाव डालते रहते, यानी कि हान जब कभी भी अपना काम मेहनत करके कंप्लीट करती तो उसके बाद जो है उल्टा हान को सुनना पड़ता। और इन सब चीज के बावजूद भी जब भी उन लोगों का मन करता रेस्ट करने का तो वो सारा का सारा अपना काम छोड़कर हान के ऊपर सौंप देते। जैसे कि आज प्रोफेसर पार्क को ऑपरेशन करने का मन नहीं था, जिसके चलते वो बहाना बनाने लगा, और अब हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई जिसके चलते तुरंत ही हान को बुलाया गया इस ऑपरेशन के लिए। पर हान कभी भी अपने काम को लेकर लापरवाह नहीं थी। भले ही हान ने 3-4 दिन से अपनी नींद पूरी ना करी हो, इसके बावजूद भी हान इमरजेंसी के दौरान उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करती है। अब सारा काम कंप्लीट करने के बाद काफी दिनों बाद हान वापस अपने घर जाती है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, जहाँ पर हान थोड़ा बहुत हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठी थी कि तभी अचानक से हान फील करती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये चीज हान की मॉम भी नोटिस करती है, जिस पर हान अपनी मॉम से कहने लगती है कि शायद से मैं अच्छे से सो नहीं पाई और इवन मैंने ज्यादा खाना नहीं खाया, इसी वजह से शायद से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जिसके बाद हान खाना खाना शुरू कर पाती कि तभी एक बार फिर से हान को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आ जाता है, और ये एक इमरजेंसी कॉल थी जिसके चलते हान बिना खाना खाए तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागती है। अब सीन शिफ्ट होता है जियोंग की तरफ, जहाँ पर जियोंग हमें अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि एक बार वो मेडिकल की तरफ से वॉलंटियरशिप करने के लिए गया था, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाते टाइम सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्री में जियोंग को ज्यादा ही पसंद आया। जियोंग क्योंकि दिखने में भी काफी ज्यादा स्मार्ट था, जिसके चलते जियोंग के देखते ही देखते काफी ज्यादा फैंस बन भी गए। जिसके बाद जियोंग ने इवन अपना यूट्यूब चैनल भी ऑन कर दिया, जहाँ पर जियोंग पढ़ने में तो काफी तेज था, मतलब बताने में भी काफी अच्छा था और साथ साथ दिखने में भी काफी अच्छा था। और इस रीजन की वजह से जियोंग को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ और जियोंग इसी रीजन की वजह से कुछ ही टाइम में 1 मिलियन अपने यूट्यूब चैनल पे भी क्रॉस कर लिया। और इस पॉपुलैरिटी के साथ साथ जियोंग ने इवन अपना फेस मास्क शीट का भी एक ब्रांड ओपन कर दिया, जहां पर जियोंग का ब्रांड कुछ ज्यादा ही हाइप में चले जाता है। अभी तक तो जियोंग की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन इसके बाद आ जाती है जियोंग की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर जियोंग के पास एक लेडी आती है फेशियल सर्जरी के लिए, जहाँ पर जियोंग उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है और इवन उसकी डेट भी फिक्स कर देता है सर्जरी की, जहाँ पर जियोंग को उस लेडी में से काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हुई फील हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग का काम था सर्जरी करना, ना कि इन सब चीज को देखना। यहीं पे सीन कट होता है, जिसके बाद एक बार फिर से हम हान को देख पाते हैं जो कि अपना काम कंप्लीट करने में लगी हुई थी, और इवन हान का काम कंप्लीट होने ही वाला था कि इतने में हान के पास उसका एक सीनियर आ जाता है। हान का सीनियर हान से कहने लग जाता है कि तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तुम्हारा काम अब डॉक्टर यू करेंगे। मतलब देख रहे हो हान इतनी मेहनत करके अपना काम कर रही है और इवन अपना काम कंप्लीट करने वाली थी, और अब जाकर ये लोग कह रहे हैं हान को कि तुम्हारी जगह कोई और ये काम कर लेगा, तुम रेस्ट कर लो। पर खैर हान को ना चाहते हुए भी अपनी सीनियर की बात मानते हुए उस काम को वहीं पे छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद हान अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड से बात कर ही रही थी कि तभी एक बार फिर से हान के पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है। यहाँ पर इस चीज को हान की वो डॉक्टर फ्रेंड भी नोटिस करती है और हान से कहने लगती है कि तुम्हें एक बार अपना चेकअप करवा लेना चाहिए।
पर हर बार की तरह इस बार भी हान इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। हान को लग रहा होता है कि मे बी उसने काफी टाइम से ढंग से खाना नहीं खाया और इसी रीजन की वजह से उसका पेट दर्द हो रहा है। इसके बाद हान हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर हम ड्रामे के स्टार्टिंग वाला सीन एक बार फिर से देख पाते हैं। आज हान को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए जाना था, बट हान के पेट में इतना ज्यादा दर्द होने लगता है जिसके चलते हान तुरंत ही अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खाना खाने का प्लान कैंसिल कर देती है। इसके साथ साथ अब हान डिसाइड करती है कि उसे एक बार अपना चेकअप करवा ही लेना चाहिए, पर शायद से हान जब तक ये सोच पाती तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। हान के पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है जिसके चलते हान रोड में ही बैठ जाती है, पर शायद से हान की किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। इससे पहले कि वो ट्रक हान को ठोक पाती सही टाइम पर वो ट्रक अपना रास्ता मोड़ देती है। और इसके साथ साथ हान की वो बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पर उसी लोकेशन में मौजूद थी जो कि इस इंसिडेंट को देख चुकी थी, जिसके चलते हान की बेस्ट फ्रेंड हान के पास तुरंत ही भागते हुए जाती है, जो कि खुद भी एक डॉक्टर थी, और तुरंत ही कहने लगती है कि एम्बुलेंस को फटाफट से बुलाया जाए। वेल, अब सीन शिफ्ट होता है जियोंग की तरफ, जहाँ पर आज जियोंग का सर्जरी करने का दिन आ चुका था। यहाँ पर जियोंग उस लेडी की सर्जरी करने से पहले उस लेडी का प्रॉपर्ली चेकअप करवाता है, ताकि जियोंग ये देख सके कि उस लेडी की बॉडी भी रेडी हो सर्जरी के लिए। तब कुछ ही देर में जियोंग उस लेडी की सर्जरी करना शुरू कर देता है, जहाँ पर शुरुआत में तो सारे का सारा प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा था, लेकिन जैसा कि जियोंग को उस लेडी में से काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, जिसके चलते काश उसी टाइम पर जियोंग ने उस लेडी के साथ सर्जरी की बुकिंग कैंसिल कर दी होती, क्योंकि सर्जरी के दौरान देखते ही देखते अचानक से उस लेडी की बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उस लेडी की वहीं पे डेथ हो जाती है। और अब होना क्या था, जियोंग उस लेडी की सर्जरी कर रहा था, जिसके चलते जियोंग उस लेडी की डेथ के पीछे का सस्पेक्ट बन गया। और जैसा कि हमें मालूम है कि जियोंग सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही फेमस है, जिसके चलते इस इंसिडेंट के बाद तुरंत ही ये न्यूज पूरे के पूरे सोशल मीडिया में फैल जाती है। और इसके साथ साथ अगर ये लोग सोचे कि ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के थ्रू अपने आप को बेकसूर साबित कर सकते हैं, तो ऐसा भी अब नहीं हो पाता जियोंग के साथ, क्योंकि जब जियोंग सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने के लिए जाता है तो वो सारी की सारी इरेज हो रखी थी। और इसके साथ साथ कुछ ही टाइम में वो लेडी के घर वाले भी जियोंग के ऊपर केस कर देते हैं। यहाँ पर स्टिल जियोंग को एक होप दिखाई देती है कि शायद से जियोंग इस केस के दौरान बेकसूर साबित हो जाए, पर इस चीज में भी जियोंग फेल हो जाता है, क्योंकि ओपोनेंट टीम का लॉयर अपने साथ एक दवाई की डब्बी लेके आया हुआ था, जहाँ पर उस लॉयर का मानना था कि उसे ये दवाई की डब्बी जियोंग के उस सर्जरी वाले रूम से मिली है। हालांकि यहाँ पर जियोंग 100% श्योर था कि उसने ये दवाई की डब्बी वहाँ पर नहीं देखी थी, पर खैर यहाँ पर बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जियोंग के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मौजूद है जिसके थ्रू वो लोगों को बता सके कि सच में उस रूम में ये दवाई नहीं थी। इसी के साथ जियोंग इस केस को हार जाता है, जहाँ पर जियोंग की लापरवाही की वजह से जियोंग को तुरंत ही हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। इसके साथ साथ जियोंग से ओपोनेंट टीम 1 मिलियन पैसा मांगने लगती है, अदरवाइज वो जियोंग को जेल भिजवा देगी। वेल, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जियोंग हार नहीं मानता। जियोंग ने ठाना हुआ था कि वो कैसे भी करके अपने आप को बेकसूर साबित करके रहेगा। इसके साथ साथ जियोंग को अपने दोस्तों पे भी ट्रस्ट था। जियोंग को लग रहा था कि उसके दोस्त तो एटलीस्ट उसके ऊपर विश्वास करेंगे ही करेंगे। जियोंग की ये थिंकिंग यहाँ पर गलत निकल जाती है, क्योंकि जैसे ही जियोंग अपने दोस्तों के पास जाता है उनकी हेल्प लेने के लिए, तो चान योंग जियोंग को देखते ही खूब ज्यादा उसे मानने लगता है और कहने लगता है कि अगर सच में तुमने उस लेडी का खून नहीं करा तो उस बॉटल में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान कैसे आ गए। इतना सब कुछ होने के बाद जियोंग अब समझ चुका था कि उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देने वाले हैं। इसके बाद जियोंग के पास एक आदमी आकर उससे कहने लगता है कि जितने भी ब्रांड्स के साथ तुम कोलैब करने वाले थे उन सब ने अपनी कोलैबोरेशन कैंसिल कर दी है, और इसके साथ साथ पेनल्टी के तौर पर तुम्हें टोटल मिलाकर उन्हें $10 मिलियन देने होंगे। पर जियोंग के पास तो इतने पैसे देने के लिए थे ही नहीं, जिस पर वो आदमी जियोंग को सलाह देने लगता है कि तुम्हें अपनी घर, गाड़ी सब कुछ बेच देना चाहिए। जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं तुम्हारे पास वो सब तुम बेच दो, क्योंकि अगर जियोंग ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो लास्ट में जियोंग की जान को खतरा भी हो सकता है। वेल, अब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम हान को देख पाते हैं, जहाँ पर हान प्रॉपर्ली ठीक हो चुकी थी। एक्चुअली में हान के गॉल ब्लैडर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी और इसी रीजन की वजह से हान को पेट में दर्द हो रहा था। वेल, हान भले ही थोड़ा बहुत ठीक हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी स्टिल हान को लोग बुरी तरह से ही ट्रीट करते रहते। अभी भी स्टिल हान के सीनियर्स हान के साथ कुछ इस तरह से व्यवहार करते जैसे कि मानो हान को कुछ आता ही ना हो, हान एक नंबर की बुद्धू हो। और इसके साथ साथ हान के मन में काफी सारे थॉट्स चलते रहते। इवन जब भी हान रोड क्रॉस करती तो उसे ऐसा ही फील होता कि अभी कोई ट्रक आकर मुझे ठोक देगी। जिसके बाद हान काफी हिम्मत कर साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पर हान साइकियाट्रिस्ट से कहने लगती है कि मेरे मन में आजकल काफी सारे नेगेटिव थॉट्स आने में लगे हुए हैं, और स्पेशली आजकल तो ये थॉट्स कुछ ज्यादा ही फ्रिक्वेंटली आने में लगे हुए हैं। बार बार मैं यही सोचने में लगी रहती हूँ कि काश मैं मर जाऊँ। इवन जिस दिन मुझे ट्रक ठोकने वाली थी उस टाइम पर मैं चाहती तो खुद खड़े होकर वहाँ से भाग
भाग सकती थी। बट अचानक से मेरे मन में यही थॉट आने लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, जिसके चलते मैं उधर ही बैठी रही। जिसके बाद वो साइकियाट्रिस्ट हान का एक बेसिक सा टेस्ट लेता है और लास्ट में ये कंक्लूजन निकालता है कि हान को डिप्रेशन है। पर हान को तो डिप्रेशन का नाम सुनकर विश्वास हो ही नहीं रहा था कि उसे भी डिप्रेशन हो सकता है। इवन एक टाइम पर तो हान को लगने लगता है कि शायद से हाँ साइकियाट्रिस्ट सच बोल रहा होगा उससे। बट हान फिर उसके बाद कहने लग जाती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इस डिप्रेशन को क्योर करूं। अब इसके बाद हान अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर घर के गेट पे हान पहुंची थी कि तभी अचानक से हान को अंदर से उसकी मॉम और भाई की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। यानी कि अंदर जो है हान के मॉम और भाई आपस में लड़ने में लगे हुए थे और हान उनके बीच में नहीं जाना चाहती थी, जिसके चलते हान अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा उल्टा छत में चली जाती है। यहाँ पर हान छत में जा ही रही थी कि तभी अचानक से हान छत में जाते जाते गिर जाती है। वेल हान जब यहाँ पर गिरती है तो अचानक से हान नोटिस करती है कि उसकी छत में कोई और आदमी भी मौजूद है। और वेल उस टाइम पर वो आदमी हान की तरफ पीठ घुमा के खड़ा हो रखा था, जिसके चलते हान को उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही हान उस आदमी की तरफ बढ़ती है और इसके साथ साथ वो आदमी भी पीछे की तरफ मुड़ता है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड में चले जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जियोंग ही था। इसके साथ साथ जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हुए, इसे देखकर हमें ये मालूम पड़ता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। साथ साथ हमें एक फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि जब हान और जियोंग घर में पहुंचने के लिए भागते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से भागते भागते हान गिर जाती है। वेल जियोंग काफी अच्छे नेचर का था, जिसके चलते जियोंग हान को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। बट हान काइंड तो बिल्कुल नहीं थी, जिसके चलते हान तुरंत ही जियोंग के हाथ को कस के पकड़ती है और उसके ऊपर से लांग कर वहाँ से भाग जाती है। वेल अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हान और जियोंग एक दूसरे को एकटक देखने में लगे हुए थे। जहाँ पर जियोंग अपने मन में कहने में लगा हुआ था कि मेरे सामने वो लड़की मौजूद है जिसे मैं प्यार करता था और इवन सबसे ज्यादा हेट भी उसी से करता था। वहीं पे हान भी अपने मन में कहने में लगी हुई थी कि मेरे ठीक सामने वो आदमी मौजूद है जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वेल ड्रामे के एंड में दोनों के दोनों अपने मन में एक साथ कहने लग जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से तब मिले जब हमारी लाइफ का बिल्कुल ही लोएस्ट पॉइंट चल रहा था, जब हमें ऐसा फील हो रहा था कि अब हमें यहाँ पर और नहीं रहना चाहिए, हमें इस दुनिया को छोड़कर भाग जाना चाहिए। उस टाइम पर हम एक दूसरे से मिले। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 1 का यहीं पे एंड होता है। वेल एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हान कहने लगती है कि कभी कभार हमारा माइंड बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे पूरी की पूरी लाइफ तबाह हो जाती है, हमें लगने लगता है कि हम जिंदा क्यों हैं, हमें तो मर जाना चाहिए, इस जिंदगी को जीने का कोई फायदा नहीं। हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई हमारी लाइफ को तबाह करने में लगा हुआ है और हम कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज को हम ठीक नहीं कर पाते। जिस अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं वो लाइफ उस अकॉर्डिंग चली नहीं रही होती है। और ये चीज एक न एक दिन हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर करता है, बस हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये चीज हमारी लाइफ में कब आएगी, कहाँ पर आएगी और कब तक रहेगी। अब खैर इसके बाद हम जियोंग को देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंग ने अपने आलीशान घर को बेचकर रेंट में घर ले लिया होता है। इसके साथ साथ जब जियोंग अपने घर को शिफ्ट कर रहा था उस टाइम पर जियोंग को उसकी मॉम का कॉल आता है, जहाँ पर शुरुआत में जियोंग को लगने लगता है कि मे बी मेरी मॉम मेरी चिंता कर रही होगी, जिसके चलते जियोंग अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इनोसेंट हूँ, एक न एक दिन ये प्रूफ हो जाएगा। एक्चुअली में तो इस चीज की जियोंग की मॉम को तक नहीं पड़ी हुई थी। यहाँ पर जियोंग की मॉम जियोंग से कहने लग जाती है कि तुम्हें तो मालूम है ना तुम्हारे फादर कितनी ज्यादा अच्छी कंपनी में काम करते हैं, कितनी बड़ी पोजीशन में काम करते हैं, तो तुम इस चीज का ध्यान रखना कि जो नाम तुम्हारे फादर ने इतने सालों की मेहनत के बाद कमाया है उस नाम को तुम तबाह मत करना। अब इसके बाद जियोंग छत में खड़े हो जाता है, जहाँ पर कुछ ही देर में वहाँ पर हान भी पहुँच जाती है और जियोंग को देखकर कहने लगती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद जब जियोंग पीछे की तरफ मुड़ता है तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इवन यहाँ पर एक और फनी सीन होता है, जहाँ पर जियोंग हान को काफी सरप्राइज्ड वे में देख ही रहा था कि तभी अचानक से हान की सुखाई हुई ब्रा अचानक से जियोंग के मुंह पे पड़ती है। और ऑफ कोर्स इस चीज से हान को काफी ज्यादा अजीब फील होता है, जिसके चलते हान कहने लगती है कि मैं तो ये ब्रा पहनती ही नहीं हूँ, ये मेरी मॉम की ब्रा है। साथ साथ यहाँ पर हान जियोंग से पूछने लगती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो यहाँ पर। जिस पर जियोंग कहने लगता है कि मैं तुमसे क्यों मिलने आऊंगा, ये मेरा भी घर है। इसके बाद दोनों को एक और झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पर हान जिस रूम में रहा करती थी उसी रूम को जियोंग ने रेंट पे खरीदा था, यानी कि दोनों को अब एक साथ ही रहना पड़ेगा। अब इसके बाद हान अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हान की बेस्ट फ्रेंड का नाम है ली होंग, जिसने हान को सेव करने में उसकी मदद करी थी। वहीं पे जियोंग तुरंत ही कांगशन को कॉल मिलाता है, जिसने जियोंग को ये घर दिलाया था। वेल यहाँ पर जब कांगशन को मालूम पड़ता है कि जियोंग हान को ऑलरेडी जानता है तो कांगशन अब जियोंग से पूछने लगता है कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। जहाँ पर शुरुआत में तो कांगशन को लगने लगता है कि मे बी हान जियोंग की फर्स्ट लवर होगी।
जिसे सुनकर जियोंग कहने लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, उल्टा हान तो मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी। जियोंग की बात तो कांगशन को समझ नहीं आ रही थी। कांगशन को समझ नहीं आ रहा था कि हान जियोंग के लिए बैड लक कैसे हो सकती है, जिसके चलते जियोंग कांगशन को अब अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लग जाता है। जिसके बाद हम 2009 के फ्लैशबैक में देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंग के दोस्त नोटिस करने में लगे हुए थे कि हान आज पूरे दिन में कितना कितना कॉफी पी, कितने कितने उसने पेंसिल खत्म करी। जहाँ पर किम बताने लगता है जियोंग को कि आज पूरे दिन में हान ने कम से कम 5 कॉफी खा ली है और उसके साथ साथ 7 पेंसिलें भी खत्म कर दी। किम कहने लगता है कि अभी तक तो तुम टॉपर थे, जिसके चलते हमें लगता था कि टॉपर लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन हान को देखने के बाद तो हमारी पूरी की पूरी मेंटालिटी ही चेंज हो गई, क्योंकि तुम थे बिल्कुल ही आराम से लिखने वाले, बिल्कुल ही शांत स्वभाव के, शांति से पढ़ने वाले। वहीं पे हान इतनी स्पीड में पढ़ाई करती है कि वो एक दिन में इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर देती है। वहीं पे चांग योंग भी जियोंग से कहने लगता है कि तुम्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि तुम्हारी पोजीशन भी छिन जाए। वेल अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बात सुनकर जियोंग को अंदर से तो टेंशन हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग इस टेंशन को किसी को भी नहीं बताता। इसके साथ साथ जियोंग अपनी क्लासरूम के बच्चे को स्टेयर्स में बैठा हुआ भी देख पाता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे बेट लगाने में लगे हुए थे कि हान और जियोंग में से किसकी रैंक 1 आएगी। मतलब ऐसे ही देखते देखते मिड टर्म एग्जाम्स के भी रिजल्ट आ चुके थे, जहाँ पर जियोंग को आज काफी बड़ा झटका लगने वाला था। वेल अपने मार्क्स देखने के लिए जियोंग नॉर्मल वे में जाता है, लेकिन जैसे जियोंग देखता है कि उसकी रैंक 2 आई है और वहीं पे रैंक 1 में हान है, तो इसे देखते ही जियोंग काफी ज्यादा शॉक्ड में चले जाता है। और नॉर्मल शॉक्ड में नहीं जाता यहाँ पर जियोंग, बल्कि एकदम से वहीं पे गिर जाता है, जिसके चलते तुरंत ही जियोंग के दोस्त उसे उठाकर मेडिकल रूम में लेके जाते हैं। पर इस इंसिडेंट की वजह से जियोंग की अब और भी ज्यादा बदनामी होने लग जाती है। सभी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि जियोंग के साथ क्या हुआ। सभी लोग आपस में गॉसिप करने लग जाते हैं कि जैसे ही जियोंग ने देखा कि उसकी रैंक 2 आई है, तो उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसे मेडिकल रूम में लेके जाना पड़ा। कहते हैं ना, जब इंसान को ठोकर लगती है उसके बाद ही उसे अकल आती है, तो जियोंग के लिए भी सेकंड रैंक लाना एक तरह से ठोकर लगने के बराबर ही था, जिसके चलते जियोंग पढ़ता तो नहीं है, लेकिन हाँ और भी ज्यादा बचकानी हरकतें करना शुरू कर देता है। जैसे कि हान घर जाते टाइम भागकर जाया करती थी, वहीं पे जियोंग तुरंत ही अपनी स्कूटी लेके आ जाता है ताकि वो हान से भी तेज घर पहुंच सके। वहीं पे हान क्लासरूम में बैठकर जहां पर एक कॉफी खाया करती, वहीं पे जियोंग एक ही बार में 2-2 कॉफी खा लेता। और इसके साथ साथ जब टीचर हान और जियोंग में से किसकी स्पीड ज्यादा तेज है ये चेक करने के लिए हान और जियोंग को ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन देते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही जियोंग को फील होता है कि वो हान से काफी स्लो चल रहा है, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही हान के ऊपर के आंसर्स कॉपी कर लेता है और तुरंत ही लास्ट में उस क्वेश्चन के आंसर को निकाल कर इस कंपटीशन को जीत जाता है। अब सीन यहीं पे कट होकर अब हमारा ड्रामा प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हान ये सारी की सारी स्टोरी ली होंग को भी बताने में लगी हुई थी। वेल इनकी स्टोरी सुनकर ली होंग को काफी ज्यादा इनकी स्टोरी पर इंटरेस्ट आ रहा था। इवन ली होंग ये भी जानना चाहती थी कि क्या इन दोनों के बीच में प्यार डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के एनिमीज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लास्ट में स्टोरी में हमेशा यही होता है कि दोनों के दोनों एनिमीज एक दूसरे से प्यार करने लग गए। पर हान ली होंग से कहने लगती है कि हमें इस बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हान ली होंग को ये भी बताती है कि मुझे डिप्रेशन है। वेल ऑफ कोर्स ली होंग हान की काफी बेस्ट फ्रेंड थी, इसी के चलते हान ने ये बात ली होंग को बताई थी। बट ली होंग इस बात को काफी हल्के में लेती है और हान से कहने लगती है कि आजकल के टाइम पे तो हर किसी को डिप्रेशन होता है, हर कोई डिप्रेशन से ही जूझ रहा होता है, डिप्रेशन नॉर्मल बात हो चुकी है अब। जिसके बाद एक बार फिर से ली होंग हान से कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे अपनी आगे की स्टोरी बताओ ना, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारी स्टोरी सुनने में। जिस पर हान ली होंग से कहने लगती है कि ये स्टोरी जानकर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है जियोंग कुछ ही दिनों में ये घर खाली कर देगा। और हान का ये थॉट बिल्कुल ही सही भी निकलता है, क्योंकि जियोंग भी इवन यही डिसाइड कर रहा होता है कि किसी भी कीमत पर वो इस घर से बाहर निकल के रहेगा। जहाँ पर शुरुआत में जियोंग सोचने लग जाता है कि क्यों ना मैं इस घर में तोड़फोड़ कर दूं, जिसके चलते घर का ओनर मुझे तुरंत ही घर से बाहर निकाल देगा। कि तभी इतने में जियोंग देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर बाई चांस जिसने भी घर रेंट पे ले रखा है वो इस घर की तोड़फोड़ करेगा तो उसे पैसे भी कम मिलेंगे। यानी कि घर लेने से पहले जो हम डिपॉजिट मनी घर के ओनर को देते हैं, उस पैसों में से जियोंग को पूरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। वेल अब जियोंग का तो ये प्लान कैंसिल हो चुका था, जिसके चलते हान जैसे अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी अचानक से रास्ते में जियोंग हान को रोक देता है। जियोंग हान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, भले ही हमारे बीच में पास्ट में दुश्मनी थी, लेकिन अब हमें ये दुश्मनी ज्यादा पालनी नहीं चाहिए। पर यहाँ पर हान तो जियोंग को काफी सेविज रिप्लाई देती है, कहने लग जाती है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। जिस पर हान की बात से गुस्सा हो जियोंग हान से कहने लग जाता है कि वैसे भी मुझे ऑलरेडी 3.7 बिलियन का लोन हो रखा है, थोड़ा बहुत और भी लोन हो जाएगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। वेल 3.7 बिलियन वर्ड सुनकर तुरंत ही हान शॉक्ड होकर जियोंग के पास जाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा लोन है।
जिसके चलते जियांग हान से कहने लगता है कि तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे ऊपर एक केस चल रहा है जहाँ पर टोटल मिलाकर मुझे 10 बिलियन पैसे देने थे, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अपना घर, गाड़ी, सब कुछ एक्सपेंसिव चीजें बेच दी, जिसके चलते अब 3.7 बिलियन ही लोन मेरे ऊपर बचा है। ये बात जियांग काफी ज्यादा सीरियस होकर हान को बताने में लगा हुआ था, लेकिन वहीं पे हान जियांग के ही सामने उबासी लेने में लगी हुई थी, जिसे देखकर जियांग हान पे काफी गुस्सा हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि हान उबासी लेने के बाद जियांग से कहने लगती है कि सॉरी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम जल्द से जल्द घर को खाली कर दोगे। हान के मुंह से ये बात सुनकर जियांग चिल्लाते हुए हान से कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर ये किस चीज का एटीट्यूड है। पर हान तो वहाँ से चली गई थी कि तभी इतने में जियांग के पास हान के अंकल आ जाते हैं, जिसे जियांग बिल्कुल भी नहीं जानता था। जियांग को यहाँ पर हान के अंकल से काफी डर लग रहा था, जिसके चलते जियांग हान के अंकल से कहने लगता है कि मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं तो उस लेडी को बोलने में लगा हुआ था। जिस पर हान के अंकल जियांग को ये कह के वहाँ से निकल जाते हैं कि वो मेरी भतीजी है। हान के अंकल के वहाँ से जाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर नाम भी आ जाता है, जो कि हान के भाई का नाम था। नाम शुरुआत में जियांग को देख रहा होता है, जिसके चलते जियांग भी थोड़ा हंसते हुए नाम से कहने लगता है कि इस नूडल शॉप का ओनर कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला है। जिस पर नाम जियांग को ये कह के वहाँ से निकल जाता है कि वो मेरे अंकल है। इसके बाद जियांग भी वहाँ से ये कह के घर की तरफ निकल जाता है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर हान की मॉम भी है, हान का भाई भी और हान के अंकल भी मौजूद है। मेरा पता नहीं क्या होने वाला है हश्र। इसके साथ साथ हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं कि जब जियांग अपने रूम में घुसा उस टाइम पर एक कैप पहना हुआ आदमी जियांग के घर की तरफ ही देखने में लगा हुआ था। वहीं पे नाम भी अपने घर पहुंचकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि जो पर्सन हमारे घर के ऊपर रहता है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। जिस पर हान की मॉम नाम को कहने लगती है कि हमारे घर के ऊपर तो एक डॉक्टर रहता है। सुन नाम कहने लगता है कि अच्छा वो डॉक्टर है, फिर तो मैं उसे नहीं जानता होगा, क्योंकि डॉक्टर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बहन को जानता। साथ साथ यहाँ पर नाम अपनी मॉम से एक और क्वेश्चन करने लगता है कि क्या ऊपर वाले घर में 2 आदमी एक साथ रह पाएंगे। जिस पर हान की मॉम का मानना था कि वो घर तो काफी छोटा है, जिसके चलते उसमें 2 पर्सन का रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जिस पर नाम कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैंने तो ऊपर की तरफ 2 लोगों को जाते हुए देखा था। अब हम जियांग को देख पाते हैं, जहाँ पर इंसिडेंट की वजह से जियांग सो तक नहीं पा रहा था। इवन जियांग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जियांग का मन नहीं लगता। अब जियांग मॉर्निंग वॉक करके अपने घर में जा ही रहा था कि तभी अचानक से जियांग को गेट पर ही हान दिख जाती है। हान तो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, लेकिन जियांग दूर से ही हान को देखकर अपने मन में डिसाइड करता है कि अब वो घर को चेंज करके ही रहेगा, वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ दायोंग के असिस्टेंट दायोंग के पास आकर कहने लग जाती है कि आपके क्लिनिक पे तो कोई आता ही नहीं है। इस पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेडी थी जिसने यहाँ पर बुकिंग करवाई है। जिसके साथ साथ असिस्टेंट दायोन को आइडिया देने लगती है कि उसे अपनी क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, इसी के थ्रू लोग उसके क्लिनिक के बारे में जान पाएंगे। जिस पर दायोन कहने लगता है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट करी तो है, मैंने BTS के पोस्टर से भी बड़ा पोस्टर बनाया हुआ अपने क्लिनिक का। जिस पर असिस्टेंट दायोन से कहने लगती है कि आजकल पोस्टर वोस्टर से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको यूट्यूब पे अपना चैनल बनाकर अपने क्लिनिक के बारे में बताना चाहिए, जिस तरह से जियांग बताया करता था। जिस पर दायोन कहने लगता है कि नहीं, मैं अपना यूट्यूब पे क्लिनिक के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। अगर मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा तो अपना पर्सनल व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगा। जिस पर असिस्टेंट कहने लगती है कि आप शायद से भूल गए हो, लेकिन आपका ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर आपने इवन उस यूट्यूब चैनल का नाम सर्जरी से ही रिलेटेड बनाया हुआ है। बट इसके बावजूद भी उस यूट्यूब चैनल में सर्जरी से रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं है, बल्कि उस यूट्यूब चैनल में आपने डाला हुआ है कि डॉग्स को किस टेम्परेचर पर ठंड लगने लगती है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। और इस क्लिनिक के सारे मेंबर्स को मिलाने के बाद आपके यूट्यूब चैनल में टोटल 5 ही सब्सक्राइबर है। यहाँ पर असिस्टेंट दायोंग से कहने में लगी हुई थी कि अभी जियांग अपना यूट्यूब चैनल तो चला नहीं रहा है, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहिए। जिस पर दायोंग कहने लगता है कि जब तक जियांग का सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन नहीं करूंगा। भले ही मैं जियांग की काफी बुराई करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जियांग और मेरे बीच में एक स्पेशल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। हमारी स्टोरी काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद दायोंग वो स्टोरी अपने असिस्टेंट को बता पाता कि इतने में असिस्टेंट कहने लगती है कि आप ऑलरेडी हमें वो स्टोरी काफी बार सुना चुके हो, और ऐसा कहने के बाद असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देख पाते हैं, जहाँ पर जियांग गया हुआ था दूसरी जगह पर घर देखने के लिए कि तभी अचानक से जियांग को कांगशन का कॉल आता है, जिसके चलते जियांग को तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है। फिर यहाँ पर जियांग ने कांगशन को अपने स्टाफ मेंबर के एक पर्सन की छानबीन करने के लिए काम दिया हुआ था, जहाँ पर कांगशन जियांग को बताने लगता है कि वो ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं है और इस रीजन की वजह से मैं उसके बारे में ज्यादा छानबीन नहीं कर पाया।
इसके साथ साथ जब भी उसके सामने काफी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, उसके बावजूद भी वो कभी हाइपर नहीं होता, जिसे सुन जियोंग को याद आने लगता है कि सर्जरी वाले दिन रूम में मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे हाइपर होने लग गए थे, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन वहाँ पर मौजूद था जो कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। और इवन कोर्ट में भी जब सभी डॉक्टर से अपने अपने पॉइंट सामने रखने के लिए कहे गए तो वहाँ पर भी एक सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्टर था जिसने अपने पॉइंट्स किसी को भी नहीं बताए, उसने बल्कि साफ साफ आगे से ही मना कर दिया। और इसी रीजन की वजह से जियोंग को उस पर कुछ ज्यादा ही शक होने में लगा है। पर क्या करे, इस चीज में जियोंग की ही गलती है क्योंकि जियोंग ने उस पर्सन को हायर किया था। उस टाइम पर वो पर्सन अलग से जो है जियोंग के पास गया हुआ था अपना रेज्यूमे लेकर, जिसके चलते जियोंग ने तुरंत ही उसे हायर कर लिया। जियोंग को लगने लगा कि वो अपने काम को लेके कुछ ज्यादा ही पैशनेट होगा और इसके साथ साथ उसके कोई पर्सनल रीजन होंगे जिसके चलते वो मुझसे अकेले मिलने आया। अब जियोंग कांगशन से बात कर ही रहा था कि तभी इतने में जियोंग को मैसेज आता है। यहाँ पर जियोंग को उसी मकान मालिक का मैसेज आया हुआ था जिसका घर अभी अभी जियोंग देखने के लिए गया था, जहाँ पर उस मकान मालिक ने साफ साफ जियोंग को घर देने के लिए मना कर दिया था क्योंकि अभी तक जियोंग का केस सॉल्व नहीं हुआ है, जिसके चलते उसे जियोंग से थोड़ी डर लग रही है। और ऑफ कोर्स ये सब कुछ देखने के बाद जियोंग तो समझ चुका था कि उसे तो अब कोई भी घर देने वाला नहीं है, जिसके चलते लास्ट ऑप्शन जियोंग के पास यही बचा है कि उसे हान को पटाना पड़ेगा। यहाँ पर जियोंग तो गया था हान से थोड़ी बहुत अच्छी बात करने के लिए, लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे से बात करने बैठते हैं कि एक बार फिर से इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर हान कहने लगती है कि मैंने तुम्हें हराया और वहीं पे जियोंग कहने लगता है कि तुमने मुझे कभी नहीं हराया बल्कि हमारे बीच में हमेशा ड्रॉ रहा। जिस पर हान कहने लगती है कि उस टाइम पर ड्रॉ इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत चले गया था और वो क्वेश्चन हमें बुसान एरिया में नहीं बताया गया था और जब मैं सियोल आई तब तक वो टॉपिक पढ़ा दिया गया था तुम्हें, तो अगर वो क्वेश्चन मुझे आता सॉल्व करना तो मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करती और इसके साथ साथ मैं सारी पढ़ाई खुद से करा करती थी और वहीं पे तुम्हारे पास एक अलग से ट्यूटर था। यहाँ पर एक और बात, जियोंग और कांगशन एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है बल्कि कांगशन जियोंग का ट्यूशन टीचर था। जियोंग हान के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद हान से कहने लग जाता है कि जब मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट हुआ था तो उस टाइम पर मेरे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत निकला, वहीं पे तुमने एग्जाम में कुछ ज्यादा ही मिस्टेक्स करी हुई थी और इसके बावजूद भी तुमने 4 क्वेश्चन गलत भी करे हुए थे, जिसके चलते मैं जीत गया हूँ। मतलब देख रहे हो कहाँ पर जियोंग हान को मनाने के लिए गया हुआ था, वहीं पे अब इन दोनों के बीच में लगी फाइट शुरू हो गई, जिसके बाद हान जियोंग से पूछने लग जाती है कि तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हुए हो, तुम्हें क्या काम है मुझसे। जिसके बाद जियोंग हान से कहने लगता है कि मुझे कहीं पे भी रेंट पे घर नहीं मिल रहा है तो क्या मैं तुम्हारे घर पे ही रह सकता हूँ। और यहाँ पर जियोंग काफी ज्यादा हान का मजाक बना चुका था, जिसके चलते हान जियोंग से कहने लगती है ऑल द बेस्ट और ऐसा कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके साथ साथ जियोंग के वहाँ से जाते ही हान को एक मैसेज रिसीव होता है जहाँ पर हान की साइकेट्रिस्ट के साथ बुकिंग डेट और टाइम की डिटेल्स थी। इसके साथ साथ हान ये भी देखती है कि जियोंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, इसके बावजूद भी जियोंग काफी खुश दिखाई दे रहा है। जिसके बाद हान ये कंक्लूजन निकालती है कि हर किसी की लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। और जब जियोंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेने के बावजूद भी खुश हो सकता है तो मैं क्यों नहीं खुश हो सकती। अब इसके बाद हान एक बार फिर से प्रोफेसर के पास जाती है मिलने के लिए, जहाँ पर एक बार फिर से हान का प्रोफेसर उस पर चिल्लाने लग जाता है। प्रोफेसर हान से कहने लग जाता है कि स्टूडेंट्स के रिव्यू इतने ज्यादा बुरे क्यों हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इवन यहाँ पर प्रोफेसर इतनी बुरी तरह से हान के फेस पे पन्ने फेंकता है जिसके चलते इवन हान के फेस में हल्का सा स्क्रैच भी पड़ जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि वो प्रोफेसर इतना ज्यादा गुस्से में था जिसके चलते गुस्से में उल्टा हान के पैरों में भी वो दे मारता है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर नर्स आकर प्रोफेसर को कहने लगती है कि अभी इमरजेंसी में आपको एक पेशेंट को चेक करना होगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर शुरुआत में मुंह सा बना देता है मानो कि उसको ये चीज करने जाना ही ना हो, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर को मालूम पड़ता है कि वो नॉर्मल पेशेंट नहीं है बल्कि चेयरमैन की बेटी है यानी कि वीआईपी पेशेंट है, तो ये चीज सुनते ही तुरंत ही प्रोफेसर हड़बड़ी में वहाँ पर पहुँच जाता है। इवन यहाँ पर प्रोफेसर हान को भी अपने साथ लेके जाता है। मतलब अभी तक ये प्रोफेसर हान की बुराई कर रहा था और जैसे सर्जरी करने का टाइम आया तो वो उसी हान को अपने साथ लेके जा रहा है जिसकी ये बुराई कर रहा था। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये प्रोफेसर एक नंबर का लोल है, खाली में ये हान पे चिल्लाता रहता है क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर को उस लेडी के हाथ में निडल डालनी होती है, पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी बार बार जो है निडल जैसी वो डालता तो उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता। मतलब इन्हें निडल कुछ इस तरह से डालनी थी जिसके चलते वो सीधा निडल जाती इनके वेसल्स में। और जब प्रोफेसर काफी कोशिश करने के बाद ये सब कुछ नहीं कर पाता, जिसे देखकर हान तुरंत ही प्रोफेसर से कहने लगती है कि आप हट जाइए, मैं ये सब कुछ कर देती हूँ। जहाँ पर शुरुआत में तो प्रोफेसर हान को पेशेंट के दूसरे हाथ में ये सब कुछ करने के लिए कहने लगता है,
और अब यहाँ पर हान एक ही बारी में काफी अच्छी तरह से उस लेडी के हाथ में निडल डाल देती है। इसके बाद हान दूसरे हाथ में भी खुद से निडल डालती है, यानी कि ये प्रोफेसर किसी भी काम का नहीं है। वेल अब ये सब काम तो काफी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था, जिसके बाद जब हान रूम से बाहर निकलती है तो यहाँ पर हान फील कर पाती है कि उसके कंधे में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम हान को साइकियाट्रिस्ट के पास देख पाते हैं, जहाँ पर हान साइकियाट्रिस्ट से पूछने लगती है कि मेरे चेस्ट में क्यों पेन हो रहा है और मेरी बैक में क्यों पेन हो रहा है, जिस पर साइकियाट्रिस्ट का जवाब था कि ये सब कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स है और हान को जल्द से जल्द ये सब कुछ क्योर करना होगा। जिसे सुनकर हान साइकियाट्रिस्ट से डिप्रेशन को खत्म करने का सोल्यूशन पूछने लग जाती है। यहाँ पर डिप्रेशन को सॉल्व करने का सिंपल सा सोल्यूशन था कि हान को रेस्ट करना होगा, बट हान तो एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते हान रेस्ट कैसे ले सकती है। जिस पर साइकियाट्रिस्ट हान को समझाने लग जाता है कि जब हमारा बोन फ्रैक्चर होता है तो उस टाइम पर हड्डियां टूट जाती है, ठीक उसी तरह से डिप्रेशन के दौरान हमारा ब्रेन भी टूट जाता है। बट अंतर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमारे हाथ को तो पट्टी से बांध सकते हो, लेकिन तुम ब्रेन को कैसे बांधोगे। और वैसे भी एट द एंड बोन फ्रैक्चर को सॉल्व करने के लिए भी हमें उस हाथ को रेस्ट देने की जरूरत पड़ती है, और ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन फ्रैक्चर को भी ठीक करने के लिए हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा शरीर रेस्ट पे जाता है ठीक उसी टाइम पर हमारा ब्रेन भी रेस्ट पे चले जाता है। पर खैर इसके बाद प्रोफेसर हान को चेयरमैन के घर में आने के लिए कहता है, क्योंकि प्रोफेसर ने जो चेयरमैन की डॉटर के हाथों में बार बार निडल डाला था उसकी वजह से चेयरमैन की डॉटर के हाथ में निशान पड़ गए थे, और इस चीज की वजह से चेयरमैन को काफी गुस्सा भी आ रहा था, जिसके चलते प्रोफेसर सारा का सारा ब्लेम हान के ऊपर डाल देता है, क्योंकि अगर वो चेयरमैन को ट्रुथ बताने बैठ गया तो उसकी जॉब तो उसके हाथ से निकल जाएगी। और इसके साथ साथ उल्टा प्रोफेसर हान को अपने कैबिन में बुलाकर उसको समझाने लग जाता है कि तुम्हें एक बार चेयरमैन के घर जाकर सॉरी कह देना चाहिए। प्रोफेसर कहने लगता है कि तुम जैसे लोग अगर घुटनों में बैठकर भी माफी मांग लोगे तो ज्यादा तुम्हारा कुछ उखड़ेगा नहीं, और मैं अगले साल तक प्रमोट हो जाऊंगा, जिसके चलते मैं अपनी लाइफ से कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता। पर हान ने जो गलती करी ही नहीं उस चीज का ब्लेम हान अपने सर पे कैसे ले सकती है, जिसके चलते हान इस बार क्लियरली प्रोफेसर से कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर झूठ नहीं कहेगी। जब गलती प्रोफेसर ने करी है तो प्रोफेसर को जाकर माफी मांगनी चाहिए। वेल फर्स्ट टाइम हान ने प्रोफेसर से इस तरह से बात करी थी, जिसके चलते अब प्रोफेसर और भी ज्यादा हान पे गुस्सा हो जाता है। इवन यहाँ पर प्रोफेसर तुरंत ही खड़े हो हान को थप्पड़ मारने ही वाला था कि इतने में हान उल्टा प्रोफेसर के हाथ को पकड़ लेती है। हान यहाँ पर कहने लगती है प्रोफेसर से कि हर बार तुम गलती करते हो और सारा का सारा ब्लेम मेरे सर पे डाल देते हो। तुम स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, जिसके चलते स्टूडेंट्स ने बैड रिव्यू दिया तुम्हारे बारे में। तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब था, तुम्हारा प्रोजेक्ट ओल्ड मॉडल टाइप का था, जिसके चलते तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ, और इसके बावजूद भी तुमने सारा ब्लेम मेरे सर पे डाला। और इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो हान गुस्से में आकर तुरंत ही प्रोफेसर के पैर पर दे मारती है और कहने लगती है कि अब तुम भी इसी घुटने के साथ जाना चेयरमैन के घर में उनसे माफी मांगने के लिए। वेल अपनी इंसल्ट होता हुआ देख प्रोफेसर तुरंत ही हान को धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। बट अब हान को इस चीज की भी चिंता नहीं थी। तुरंत ही हान अपने लैब कोट को उतार कर वहीं पे रख देती है, क्योंकि हान ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि वो अब इस जॉब से रिजाइन ले लेगी, क्योंकि उसके लिए उसकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इंसान का शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो वो आगे चल के ये पैसे वैसे से क्या ही करेगा। और फिर होना क्या था, इस चीज की न्यूज पूरे के पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि हान ने प्रोफेसर को मुंह तोड़ जवाब दिया, और इवन हान ने बिना अपनी जॉब की चिंता करे हुए प्रोफेसर को ढंग से सुनाया और लास्ट में उल्टा अपनी जॉब भी रिजाइन कर दी। वेल जैसे ही इस न्यूज के बारे में ली होंग को भी मालूम पड़ता है तो तुरंत ही ली होंग निकल जाती है हान से मिलने के लिए, जहाँ पर ली होंग इतनी ज्यादा हड़बड़ी में थी, जिसके चलते ली होंग भागते भागते अचानक से इवन दायोंग से भी टकराती है। और इवन यहाँ पर ली होंग इतनी बुरी तरह से दायोंग से टकराई थी, जिसके चलते उल्टा दायोंग के हाथ में दर्द भी होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हान की मॉम काफी खुश होकर अपने शॉप के कस्टमर को बताने में लगी हुई थी कि मेरी बेटी एक डॉक्टर है और नेक्स्ट वीक तक वो प्रोफेसर भी बन जाएगी। पर हान की मॉम की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब हान अपने घर पहुंचती है तो ठीक रास्ते में हान को ली होंग भी दिख जाती है। ली होंग यहाँ पर हान से पूछने लगती है कि तुमने जॉब रिजाइन क्यों करा, तुम्हें इतनी हड़बड़ी में ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर ठीक इन दोनों को बात करते हुए हान की मॉम भी सुन चुकी थी, जिसके चलते उन्हें मालूम पड़ चुका था कि उनकी बेटी जॉब को रिजाइन करके आ चुकी है। वेल इसके बाद हान की मॉम हान पे काफी ज्यादा चिल्लाती है और कहने लगती है कि तुम्हें रिजाइन लेने की क्या जरूरत थी। हान यहाँ पर शुरुआत में तो अपनी मॉम से कहने लगती है कि मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती थी, इसी वजह से मैंने रिजाइन लिया।
पर हान की मॉम का मानना था कि अगर उसे रेस्ट लेना ही था तो वो जॉब करते करते भी तो रेस्ट ले सकती थी ना। जिसके बाद क्लियरली हान अपनी मॉम को कह देती है कि उस जगह पर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, सभी लोग मेरे ऊपर चिल्लाने में लगे रहते थे जैसे कि मैं एक नंबर की बुद्धू हूँ। पर इतना सुनने के बावजूद भी हान की मॉम का अभी भी यही मानना था कि तुम कहीं पे भी काम कर लो, तुम्हें हर जगह डांट तो सुननी ही पड़ती है। जिसके बाद हान लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर अपनी मॉम को ये भी बता देती है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, वो बीमार हो रखी है। यहाँ पर हान की मॉम को यकीन नहीं हो पा रहा होता कि उसकी बेटी को डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो उसने अपनी बेटी की काफी अच्छे से केयर करी थी, क्योंकि हान की मॉम ने तो हान की सारी इच्छाओं को पूरी करी है, इवन हान को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। तो इसके बावजूद भी हान बीमार कैसे पड़ सकती है। वेल यहाँ पर जब हान ये देखती है कि उसकी मॉम तो उसकी फीलिंग समझ ही नहीं रही, जिसके चलते हान तुरंत ही गुस्से में घर से निकल जाती है। इसके साथ साथ जियोंग भी ठीक उसी टाइम पर सीढ़ियों से नीचे उतरने में लगा हुआ था, जहाँ पर इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर जियोंग को भी मालूम पड़ जाता है कि हान को डिप्रेशन है। वेल अब ऐसी काफी रात हो जाती है, जहाँ पर स्टिल अभी भी हान अपने घर पे नहीं पहुंची थी। जिसके बाद नाम आकर अपनी मॉम से कहने लगता है कि मैं दीदी के रूम को चेक करने के लिए गया था, जहाँ पर मुझे उनके ड्रॉर में से दवाइयाँ मिली। वेल देखकर तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज की दवाई है, जिसके चलते नाम गूगल पे इन दवाइयों को सर्च मारने लगता है। और लास्ट में जाकर हान की मॉम और बाकी लोगों को मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में ये दवाइयाँ तो डिप्रेशन की है। वेल इस चीज का पता चलते ही हान की मॉम अब काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और काफी ज्यादा रोने भी लगती है, क्योंकि उसने ये चीज कभी बिलीव करी ही नहीं थी कि उसकी बेटी बीमार भी पड़ सकती है। हान की मॉम ने तो हमेशा हान का ध्यान रखा है और इवन उसकी सारी जरूरतों को भी पूरा करा है, बट अब जो सच है उसे तो चेंज करा नहीं जा सकता, जिसके चलते हान की मॉम को भी अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सच में उनकी बेटी को डिप्रेशन है। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग रास्ते में चली रहा था कि तभी अचानक से जियोंग को रास्ते में हान दिख जाती है। वेल जियोंग को भी मालूम था कि हान थोड़ा सा दुखी है, जिसके चलते जियोंग दोस्त होने के नाते हान के पास जाकर कहने लगता है कि क्या वो उसके साथ खाना खाने चलेगी। जिस पर शुरुआत में हान जियोंग को मना करके वहाँ से जाने वाली होती है कि इतने में जियोंग हान का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद जियोंग हान से कहने लगता है कि क्या वो उसके साथ ड्रिंक करने चलेगी, क्योंकि उसका अभी मूड ठीक नहीं है, वो चाहता है कि कोई उसे कंपनी दे। और यहाँ पर हान का भी मूड खराब था, जिसके चलते हान भी जियोंग की बात पर हामी भरती है और जियोंग से कहने लगती है कि हम कम से कम 3 बोतल तो जरूर पियेंगे। वेल अभी तक आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे ड्रामा एक्सप्लेनेशन भी। इसके साथ साथ शॉप में जाने से पहले जियोंग हान को अपना जैकेट उड़ा देता है, जिसे देखकर हान जियोंग से कहने लगती है कि वो उसको इस तरह से ट्रीट ना करे। जिस पर जियोंग भी कह देता है कि वो हान को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, बल्कि हान ने ये जो डॉक्टर वाले कपड़े पहने हैं वो काफी ज्यादा अजीब है। मतलब अजीब तो नहीं है, लेकिन हाँ जियोंग अगर किसी शॉप में हान के साथ जा रहा है और अगर वो डॉक्टर वाले कपड़े पहन कर जाएगी उसके साथ, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। खैर अब जियोंग जिस शॉप में जाता है ठीक उसी शॉप में जियोंग के बाकी क्लासमेट्स भी बैठे हुए होते हैं। जिस पर जियोंग को अचानक से याद आता है कि उसको उसके दोस्त ने कहा था कि वो लोग रियूनियन पार्टी रखने वाले हैं, जहाँ पर सभी लोग जाएंगे। और अब होना क्या था, जियोंग और हान को सारे क्लासमेट्स पहचान जाते हैं और तुरंत ही उनको अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। जहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि अच्छा हान और जियोंग तो अब दोनों के दोनों डॉक्टर बन चुके हैं। जिस पर एक लड़का अचानक से कहने लगता है कि 2 नहीं बल्कि एक ही डॉक्टर है यहाँ पर, और दूसरा वाला तो अपनी जॉब खो चुका है, यानी कि वो जियोंग की बात कर रहा था। इवन यहाँ पर वो जियोंग की बुराई करना बंद नहीं करता और कहने लगता है कि इवन जियोंग के दोनों दोस्तों ने अपनी जॉब को छोड़कर जियोंग का यूट्यूब चैनल पर ध्यान दिया, बट अब जियोंग ने अपने करियर को डुबा दिया और इस रीजन की वजह से जियोंग के दोस्तों को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग के दोस्त उस टाइम पर उस लड़के को चुप रहने के लिए कहते हैं, जिस पर वो लड़का कहने लग जाता है कि अभी तक तो तुम लोग जियोंग की खुद बुराई कर रहे थे, अब तुम लोग क्यों चुप हो गए। वेल यहाँ पर जियोंग को ज्यादा ही अपनी बेइज्जती सह चुका था, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही शॉप से बाहर चले जाता है। जहाँ पर जियोंग के पीछे पीछे दोनों दोस्त भी जियोंग के जाते हैं और किम यहाँ पर जियोंग को समझाने भी लगता है कि उसे गुस्सा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ भूल जाना चाहिए। पर चान योंग तो ठहरा मुंह पे बोलने वाला, जिसके चलते चान योंग जियोंग से कहने लग जाता है कि वो झूठ थोड़ी ना बोल रहा था, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ भी बर्बाद हो गई। वेल अपनी इतनी बेइज्जती सहने के बाद जियोंग अब चुप नहीं रहता और तुरंत ही अपने मन की सारी बातें अपने दोस्तों को भी कह डालता है। जियोंग कहने लगता है कि तुम दोनों ने मेरी वजह से अपनी जॉब कभी भी नहीं छोड़ी, उल्टा किम की जॉब तो बैंकक्रप्ट हो गई थी, जिसके चलते किम बिना रिजाइन करे जॉब से बाहर निकल ही गया था। और रही बात चान योंग की, तो चान योंग को तो जॉब करना पसंद ही नहीं था, उसे सरदर्दी होती थी काम करने में, जिसके चलते एक दिन चान योंग ड्रिंक करके अपने ऑफिस में हंगामा करके आ गया और इसी वजह से जॉब से उसे निकाल दिया गया।
यानी कि ये लोग जो समाज में कहते फिर रहे हैं कि जियोंग की वजह से हमने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि हमने सोचा कि जियोंग का यूट्यूब चैनल चल जाएगा, तो ये सब कुछ झूठ है। इन लोगों को तो ऑलरेडी ऑफिस से निकाल दिया गया था और इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर जियोंग बोलना बंद नहीं करता और अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि मुझे काफी अच्छे से मालूम है कि तुम लोगों को जितना भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता था उसमें से ज्यादा % तुम हमेशा अपने पास रख लिया करते थे। और यहाँ पर ये लोग जियोंग को भी ये बात नहीं बताते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग को ये बात पता चली गई थी। जियोंग को लगता था कि उसके दोस्तों को पैसों की ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते कभी भी जियोंग ने अपने दोस्तों से ये नहीं कहा कि मेरे पैसे वापस कर, बल्कि जब भी जियोंग ऐड करता था तो उस टाइम पर तो पैसे हाफ ऑफ होते थे ना। तो उस टाइम पर जब पैसे हाफ ऑफ हो सकते हैं तो पेनल्टी का पैसा पे करने के लिए हाफ ऑफ क्यों नहीं हुआ। पर इसके बावजूद भी जियोंग ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उल्टा खुद से सारा पेनल्टी का चार्ज पे कर दिया। पर वहीं भी जियोंग के फ्रेंड्स अगर वो जियोंग की तारीफ नहीं कर सकते और ना ही जियोंग की हेल्प कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन्हें जियोंग की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। पर खैर जियोंग तो काफी गुस्से में था यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग ये भी देखता है कि ये सारी की सारी बातें वहीं पे खड़ी हान भी सुन चुकी थी। इसके बाद जियोंग अपने घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर हान भी जियोंग के पीछे पीछे चलती रहती है क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों एक ही घर में रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हान को अच्छे से समझ आ रहा था कि इस टाइम पर जियोंग कितना बुरा फील कर रहा होगा। जिसके बाद जियोंग तुरंत ही पीछे मुड़कर हान से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार फिर से ड्रिंक करने चलोगी। जिस पर हान इस बार भी जियोंग को हाँ कह देती है और फिर दोनों के दोनों एक बार फिर से दूसरी शॉप में चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। अब यहाँ पर जब हान और जियोंग ड्रिंक कर रहे थे तो उस टाइम पर जियोंग हान से कहने लगता है कि तुम हमेशा पढ़ती रहती हो, तुम पढ़ाकू बच्ची हो, तो तुम्हें ड्रिंक की आदत कैसे लगी। जिस पर हान बताने लगती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ली होंग को ड्रिंक की आदत लगी रहती थी और इवन वो काफी ज्यादा हैवी ड्रिंकर भी थी। और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि मुझे कभी भी हारना पसंद नहीं है, जिसके चलते मेरा हमेशा ली होंग के साथ कॉम्पिटिशन लगा रहता ड्रिंक में, और इसी रीजन की वजह से मैं ली होंग के साथ रहते रहते हैवी ड्रिंकर भी बन गई। और अब होना क्या था, जिस तरह से ये दोनों पढ़ाई में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने में लगे रहते थे, ठीक अब उसी तरह से ये लोग ड्रिंक में भी कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। और इस कंपटीशन के चलते ये लोग इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जिसके चलते ये लोग अपने इमोशन से तो कंट्रोल खो ही चुके थे। साथ साथ यहाँ पर हान जियोंग से बात करते करते कहने लग जाती है कि भले ही तुम बचकानी हरकतें करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी ऐसी हरकत करोगे। यानी कि एक तरह से हान को पूरा का पूरा ट्रस्ट है जियोंग पे कि जियोंग किसी का खून नहीं कर सकता। और पहली बार जियोंग को कोई ऐसा पर्सन मिला जिसको जियोंग पर ट्रस्ट हो, जिसके चलते जियोंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है वहाँ पर। इसके साथ साथ जियोंग भी बातों बातों में हान को ये बात बता देता है कि उसे भी मालूम है कि हान को डिप्रेशन हो रखा है। जिसके बाद हान भी जियोंग को अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहने लग जाती है कि मैं हमेशा इतनी मेहनत करती रही, हमेशा पढ़ाई करती रही, इवन मैंने हमेशा ही नॉर्मल और सादा खाना खाया ये सोचकर कि मैं आगे चल के खाने को एंजॉय करूंगी। मैंने सोचा था एक बार मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी तो उसके बाद मैं टेस्टी टेस्टी खाने को एंजॉय करूंगी, वहीं पे मैं एक बार प्रोफेसर बन जाऊंगी तो आराम से रेस्ट करती रहूंगी और इवन जगह जगह घूमने भी जाऊंगी। बट किसे पता था कि मैं प्रोफेसर बनने की जगह उल्टा डिप्रेशन का शिकार बन जाऊंगी। अब ऐसे ही ये लोग काफी सारी बातें करते हैं और निकल जाते हैं अपने घर के लिए, जहाँ पर रास्ते में जियोंग हान से कहने लगता है कि मेरा बचपन से एक सपना है कि मैं तुम्हारे सर पर काफी तेज का फ्लिक करूँ। जिसे सुनकर हान जियोंग से कहने लगती है कि करो करो, चलो चलो अभी करके दिखाओ, मेरे सर पे फ्लिक करके दिखाओ। जहाँ पर हान की ये बात सुनकर जियोंग कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सर पे फ्लिक नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक लड़की हो। जिसे सुनकर हान जियोंग से कहने लगती है कि ये कोई बात नहीं हुई, उल्टा मैं भी तुम्हारे सर पे काफी टाइम से सोच रही थी फ्लिक करने की। मतलब दोनों के दोनों बचपन से एक दूसरे को ढंग से मारना चाहते थे और अब दोनों का ही मन था एक दूसरे को मारने का, जिसके चलते अब इन्हें कौन ही रोक सकता है। यहाँ पर सबसे पहले तो जियोंग हान से कहने लगता है कि पहले तुम मेरे सर पे फ्लिक करके दिखाओ। और यहाँ पर हान इतनी बुरी तरह से जियोंग के सर पे फ्लिक करती है जिसके चलते उल्टा जियोंग गिर ही जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हान ने थोड़ा हल्के से मारा हो, लेकिन जियोंग ड्रिंक की हालात में था जिसके चलते वो गिर गया। जिसके बाद अब जियोंग की बारी आ जाती है हान के सर पे फ्लिक करने की कि तभी अचानक से हान को उसकी मॉम का मैसेज रिसीव होता है। यहाँ पर हान की मॉम ने हान के लिए लिखा हुआ था कि मुझे सक्सेसफुल बेटी नहीं बल्कि एक हेल्दी बेटी चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता भी करती हूँ। ये मैसेज कुछ ज्यादा इमोशनल था और ऊपर से हान ने ड्रिंक भी करा था, जिसके चलते हान उसी टाइम पर काफी फूट फूट के रोने लग जाती है। जहाँ पर शुरुआत में जियोंग को लगने लगता है कि हान अपने सर पे फ्लिक नहीं करवाना चाहती और इसी रीजन की वजह से रो रही है। बट यहाँ पर जब हान चुप होने का नाम नहीं लेती तो यहाँ पर जियोंग भी हान को देखकर फूट फूट के उसके साथ रोने लग जाता है। यहाँ पर इन दोनों के मन में जितने भी इमोशंस थे वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं और ये फूट फूट कर यहाँ पर रोने भी लग जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसी टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को काफी कस के भी हक कर
करते हैं क्योंकि इनको काफी ज्यादा रोना आ रहा था। जहाँ पर एपिसोड 2 के एंड में ये दोनों अपने मन में कहने लगते हैं कि भले ही नेक्स्ट डे मुझे अफसोस होगा कि मैंने तुम्हें हक करा, बट इस टाइम पर रोते हुए तुम्हें हक करने से मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ, मन को काफी ज्यादा तसल्ली मिली और ऐसा लगने लगा कि सारा का सारा बॉडी का स्ट्रेस बाहर निकल चुका है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 2 का एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में जियांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि मेरे इतने अच्छे ब्रेन की वजह से मैंने ना ही सिर्फ स्कूल में, ना ही रीजन में, बल्कि पूरे कंट्री में टॉप मारा। और इतना ही नहीं, मैं गेम में भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ और इसके साथ साथ मेरी पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जिसके चलते मैं अपनी क्लासमेट्स की हेल्प तक करता हूँ। और इसी रीजन की वजह से मेरे को सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ऊपर से मैं इतना ज्यादा स्मार्ट दिखता हूँ, जिसके चलते लड़कियां तो इवन मेरी इजीली हेल्प करने के लिए तैयार रह जाती है। मेरी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी और इवन मुझे लग रहा था कि फ्यूचर तक मेरी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। बट मुझे क्या पता था कि एक दिन हमारी क्लास में हान आएगी, जो कि अपना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भागकर घर जाती थी। वहीं पे वो अपना वॉशरूम जाने में टाइम वेस्ट करने की जगह सूखी कॉफी खाने लगी। और बात तो तब ज्यादा बिगड़ गई जब मैंने फील करा कि सेकंड रैंक आना कितना ज्यादा बुरा होता है। उस दिन एक तरह से हान ने मेरी आंखें खोल दी, जिसके बाद मैं इवन हान से तेज जाने लगा घर। वहीं पे मैं हान से ज्यादा कॉफी खाने लगा और इवन मैं हान से ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन को भी सॉल्व करने लगा। और इतना ही नहीं, बल्कि हान को बीट करने के लिए मैंने खुद की नींद को भी सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि रात भर मैं पढ़ने लगा। और बात तो यहीं पे खत्म नहीं होती। जियांग ने एक दिन देखा कि हान तो खाना तक स्किप कर दिया, अपना एक फ्रूट लेकर वहां से चली गई, जिसके चलते उस दिन तो उल्टा जियांग ने अपने खाने को ही स्किप कर दिया, यानी कि वो स्टार्व करने लगा। मतलब एक तरह से जियांग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था हान को बीट करने। जियांग को किसी भी कीमत पर अपनी फर्स्ट पोजीशन को वापस से हासिल करना था और हान को दिखा देना था कि वो उससे ज्यादा अच्छा है। बट ऐसी लाइफ को ज्यादा ही हेक्टिक होती है, जिसमें तुम्हें रेस्ट करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है और इस चीज के चलते तुम ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन फॉलो कर सकते हो, बाद में तो तुम्हारा पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाएगा। जिसके चलते एक दिन क्लास खत्म होते ही अचानक से हान और जियांग दोनों के दोनों क्लास में बेहोश होकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक और चीज मालूम पड़ती है कि हान अपनी पढ़ाई को लेके कितनी ज्यादा सीरियस है। दोनों के दोनों को तो हॉस्पिटल में बैठा दिया जाता है, जहाँ पर जैसी जियांग की आंख खुलती है तो थोड़ी देर में हान भी उठ जाती है। और यहाँ पर हान थोड़ा सा भी रेस्ट करने की जगह तुरंत ही अपनी जेब में से डायरी निकालती है और नोट्स पढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पर भी हान ने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं और इसके साथ साथ जियांग थोड़ा सा रेस्ट लेकर जैसे ही उठता है तो वो देख पाता है कि हान तो अपने बेड में है ही नहीं। जहाँ पर कुछ ही देर में जियांग के फादर मदर जियांग की कंडीशन को देखने के लिए आते हैं और इसके बाद जियांग को मालूम पड़ता है कि हान तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। उसकी एक इम्पोर्टेंट क्लास थी जिसे वो किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहती थी और इसी रीजन की वजह से वो फटाफट से यहाँ से चली गई। ये सब देखकर जियांग का पूरा दिमाग हिल जाता है और वो समझ नहीं पाता कि हान किस टाइप की लड़की है। वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो हान को बीट नहीं कर पाएगा। उसको बीट करने के लिए जियांग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके चलते जियांग डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी भी और किसी भी कीमत पर हान से वापस नहीं मिलेगा। बट किसे पता था कि जब ये दोनों एक दूसरे से वापस मिलेंगे तो इतनी गंदी सिचुएशन में मिलेंगे, जिसके चलते इवन ये रोते रोते एक दूसरे को गले तक लगा दिए थे। अब नेक्स्ट सुबह जब सुबह सुबह जियांग और हान की एक दूसरे से मुलाकात होती है तो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा अजीब फील कर रहे थे। और इस ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए दोनों के दोनों एक साथ एक दूसरे से बात करना चाहते थे, जिस पर हान पहले कहने लग जाती है कि कल हमने कुछ ज्यादा अल्कोहल पी लिया था, जिसके चलते वो अल्कोहल मेरे फ्रंटल लोब तक लग गया और इस रीजन की वजह से कल मैं रोई, अदरवाइज मैं रोती वोती नहीं हूँ। जिसे सुनकर जियांग भी कहने लगता है कि हाँ, इसी रीजन की वजह से मैं भी रोया, यानी कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती नहीं थी बल्कि हमारे फ्रंटल लोब की गलती थी और हमें इसको ठीक करवाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों के दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ इस बात को वो वापस से एक दूसरे के सामने नहीं लाएंगे और इसके साथ साथ जो है एक दूसरे से दूर रहने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद हान अपने कमरे में चली जाती है और वहीं पे जियांग किसी काम से बाहर। यहाँ पर जब हान अपने कमरे में जाती है तो तुरंत ही हान के पास उसका भाई नाम आता है। नाम हान से कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, देखो मैं भी अनएम्प्लॉयड और तुम भी अनएम्प्लॉयड और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मैं कितना ज्यादा रिलैक्स रहता हूँ, मुझे तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती, जिसके चलते आज के बाद तुम्हें भी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
और जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे भाई कितने ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, मतलब वो जानबूझ के हमें पोक करने की कोशिश करते हैं। और ठीक इसी तरह से नाम भी अभी हान को पोक करने की कोशिश कर रहा था और इनकी ये सारी बातें हान की मॉम भी सुनने में लगी हुई थी, जिसके चलते उन्हें नाम पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इस चीज़ की वजह से वो तुरंत ही नाम के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए, जिसे देख हान तुरंत ही अपने कमरे के लिए चली जाती है। जहाँ पर जाने के बाद हान खुद से कहने लगती है कि अगर मैं इस सिचुएशन में इस घर में रही तो मेरी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। बट ली होंग तो कुछ ज्यादा ही बिजी थी। इवन यहाँ पर हान ली होंग से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, कल घूमने चल लेंगे। बट कल के लिए भी ली होंग बिल्कुल फ्री नहीं थी। ली होंग हान से कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतनी ही बोरियत फील हो रही थी तो तुमने जॉब छोड़ी क्यों, वापस से चले जाओ जॉब लेने के लिए अपना। इसके बाद हान अपनी दोस्त का कॉल कट कर रूम में बैठी ही थी कि तभी अचानक से हान की मॉम हान के पास आती है पानी और दवाई लेकर। हान की मॉम हान से कहने लगती है कि अब तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हारे भाई को तुम्हारे ड्रॉर में से सारी दवाइयाँ मिल गई थी और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस तरह से छुप छुप कर दवाइयाँ खाओ। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाए। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब हान अपनी दवाइयाँ कंप्लीट करने के बाद जैसी रूम से बाहर जाती है तो हान को अलग ही बाहर सरप्राइज मिलता है। यहाँ पर हान के स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हान की मॉम, अंकल और हान के भाई ने हान के लिए टेबल सजा रखा था, जिस पर नाम कहने लगता है कि दीदी ये मेरा आइडिया है, मैंने इन लोगों को ये आइडिया दिया था। जिस तरह से लोग हर ओकेशन में पार्टी करते हैं, भले ही वो अच्छी ओकेशन हो या फिर बुरी, जैसे कि गुड बाय पार्टी, डिवोर्स पार्टी, ठीक उसी तरह से आज हम आपकी डिप्रेशन पार्टी मना रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग गया हुआ था अपने लॉयर से बात करने के लिए, जहाँ पर लॉयर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि जियोंग के फिंगरप्रिंट्स उस दवाई की डिब्बी में से कैसे मिल गए। पर खैर उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सबूत ये प्रूफ नहीं कर सकता कि जियोंग ने जानबूझकर उस लेडी का खून करा। इसके साथ साथ डॉक्टर लोग कहने लगते हैं कि जो अगले हफ्ते हियरिंग होने वाली है, उस हियरिंग में डॉक्टर कांग जिन भी विटनेस बनना पसंद करेगा। मतलब बाहर निकलने के बाद जियोंग जंगशुन से कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मतलब पिछले हफ्ते तक तो डॉक्टर कांग जिन अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता था, इतना फोर्स करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रहा था। बट आज अचानक से उसने खुद ही आगे से कह दिया कि वो अगले हफ्ते विटनेस बनना चाहता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग के रूम की तरफ कोई काले कपड़े पहना हुआ आदमी जा रहा था, पर इस बार वो कमरे की तरफ तक नहीं जाता, बल्कि वो तुरंत ही जो है कांच की खिड़कियों को एक हथौड़े की हेल्प से तोड़ देता है। यहाँ पर कांच टूटने की आवाज तो हान की मॉम और नाम भी सुनता है, लेकिन उनको लगने लगता है कि मे बी उनके ही कान बज रहे हैं। साथ साथ हान की मॉम नाम से कहने लगती है कि ये सारी की सारी ब्लैंकेट तुम ऊपर दे के आ जाओ। मैंने देखा था कि जियोंग के पास बहुत पतला सा कंबल है, उसको तो बहुत ज्यादा रात को ठंड लगती होगी। जिस पर नाम कहने लग जाता है कि आप उसकी केयर क्यों कर रही हो, और आपने ही तो कहा था कि वो डॉक्टर है, तो उसके पास इतना पतला कंबल क्या कर रहा है, उसे तो रिच होना चाहिए। जिस पर हान की मॉम नाम से कहने लगती है कि तुम्हें इतना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही सोचो कि अगर वो इतना ही अमीर होता, उसकी कंडीशन अच्छी चल रही होती, तो वो हमारे इस टाइप के घर में रहता। जिसके बाद नाम अपनी मॉम की बात मानते हुए तुरंत ही ऊपर पहुंच जाता है और इवन इसके साथ साथ नाम देख पाता है कि कमरे का गेट खुला हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि अचानक से नाम ये भी नोटिस कर लेता है कि जियोंग के कमरे की खिड़की तक टूट चुकी है। यहाँ पर कुछ ही देर में जियोंग भी कमरे में पहुंच चुका था, जिसके बाद नाम जियोंग को भी सारे के सारे सिचुएशन बता देता है कि उसके कमरे का गेट ऑलरेडी खुला हुआ था और इवन कांच की खिड़की भी टूटी हुई है। ये सब चीजें जियोंग को काफी ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि उसने तो खिड़की तोड़ी ही नहीं, जिसके चलते ये तुरंत ही पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हान का मानना था कि जो कोई भी उसके कमरे में घुसा होगा, उसने कोई भी सामान उसके कमरे से नहीं चुराया। जिस पर पुलिस का मानना था कि उसे हान के कमरे में या तो वो चीज नहीं मिली होगी जो वो लेना चाहता था, या फिर ऐसा हो सकता है कि नाम ऊपर आ रहा था और ये चीज की आवाज वो सुन चुका होगा, जिसके चलते वो टाइम रहते भाग गया। वेल अब इसके बाद पुलिस तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हान की मॉम को ज्यादा ही काइंड होती है। हान की मॉम जियोंग से कहने लगती है कि क्यों ना तुम आज रात हमारे ही घर में सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कमरे की खिड़की टूट चुकी है, जिसके थ्रू तुम्हारे कमरे में काफी ठंडी हवा आएगी और इस रीजन की वजह से तुम सो भी नहीं पाओगे। पर जियोंग ज्यादा बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता था, जिसके चलते जियोंग हान की मॉम से कहने लगता है कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से मैनेज कर लूंगा। मेरे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, मैं उन न्यूज़पेपर को अपने कमरे की खिड़की में लगा दूंगा। वेल अब जियोंग अपने कमरे में जाकर सारे कांच के टुकड़ों को उठाने लगता है कि इतने में वहां पर हान पहुंच जाती है। हान को भी क्योंकि मालूम पड़ गया था कि जियोंग के कमरे में किसी ने घुसने की कोशिश करी। हान यहाँ पर जियोंग को यही कहने के लिए आई हुई थी कि उसे ऊपर नहीं सोना चाहिए और उनके साथ नीचे कमरे में सो जाना चाहिए। जिस पर शुरुआत में तो जियोंग काफी सारे बहाने बनाने लगता है, जैसे कि मैं क्यूनमेन के घर में चले जाऊंगा, या अपने दोस्तों के घर में चले जाऊंगा, या फिर अपने रिलेटिव्स के घर में चले जाऊंगा।
पर हान को भी इन सब चीज के जवाब अच्छे से मालूम थे। क्योनमिन अभी सर्जरी में बिजी होगा, जियोंग के दोस्त उसे भाव नहीं देते, यानी कि उससे बात नहीं करते। और रही बात जियोंग के रिलेटिव्स की, वो तो जियोंग का कॉल तक नहीं उठाते, तो जियोंग रहेगा किसके घर। पर इतना सब कुछ जियोंग को बताने के बावजूद भी हान समझ चुकी थी कि जियोंग किसी भी कीमत पर उनके साथ सोने वाला नहीं है। जिस पर पहले तो हान जियोंग की हेल्प करने लगती है उन कांच के टुकड़ों को उठाने में, और फिर उसके बाद कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपने कमरे में सो जाओ, वैसे भी छोटा सा ही तो मैटर है, किसी ने तुम्हारी खिड़की ही तो तोड़ी है बस, अदरवाइज जो बड़ा सीन होता है उसमें तो कोई भी पर्सन बाहर से आता है और अंदर सो रहे पर्सन को मार देता है या फिर उसको उल्टा लटका देता है। और वैसे भी रिसेंट में हमारे बगल वाली बिल्डिंग में चोरी हुई थी, तो ये सारी तो नॉर्मल सी बात है। और जियोंग तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डरपोक था, जिसके चलते होना क्या था, जियोंग बिना कुछ सोचे समझा फाइनली हान के घर में चले जाता है वहाँ पर सोने के लिए। सोने से पहले यहाँ पर जियोंग हान की फैमिली के साथ खाना खाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा फनी सीन होता है, जहाँ पर शुरुआत में जैसे ही हान की मॉम को मालूम पड़ता है कि जियोंग हान का एक क्लासमेट था, जिसके चलते हान की मॉम एक एक करके सारी अच्छी अच्छी डिशेस जो है जियोंग की तरफ रखने लग जाती है। जिसके बाद नाम जियोंग से पूछने लगता है कि मेरी बहन वैसे क्लास में कैसी थी, मतलब वो एक तरह से पूछ रहा था कि उसकी बहन भी शरारत करती थी कि नहीं करती थी। जहाँ पर जैसे ही जियोंग हान की बुराई करना शुरू करता है तो हान की मॉम भी धीरे धीरे करके सारी अच्छे अच्छे डिशेस एक बार फिर से जियोंग से दूर लेके जाने लगती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हान और जियोंग नॉर्मल क्लासमेट थे, कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, जिसके चलते वो जियोंग को अच्छा खाना क्यों दे। लेकिन यहाँ पर हान और जियोंग की बातें खत्म नहीं हुई थी। यहाँ पर जियोंग कहने लग जाता है कि हान पूरे टाइम पढ़ा करती थी, हर चीज में आगे रहती थी, इवन हम लोग एंजॉय करने के लिए भी जाते थे तो हान वहाँ पर हमारे साथ नहीं जाती। ये बात सुनकर हान की मॉम थोड़ा रोने लग जाती है, क्योंकि उनकी बेटी बचपन में कितना ज्यादा हार्ड वर्क करती थी, अपनी सारी खुशियों को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी। जिस पर जियोंग हान की मॉम से माफी मांगता और कहने लगता है कि मुझे ये बात आप लोगों के सामने नहीं कहने चाहिए थे। और फिर थोड़ी देर बाद हान की मॉम भी रोना बंद कर देती है। और इसके साथ साथ अब हान की मॉम को मालूम पड़ गया था कि जियोंग इतना भी बुरा नहीं है, जिसके चलते वो एक बार फिर से जियोंग की तरफ अच्छी अच्छी डिशेस बढ़ाने लग जाती है। खाना खाने के बाद हान जियोंग को एक दरी, कंबल और तकिया दे देती है और कहने लगती है कि आराम से सो जाना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। जिस पर जियोंग हान को रोकते हुए कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग आइसक्रीम खाने जाए, क्योंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी, तुमने अपने घर में मुझे सुलाया, जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ट्रीट दूं। और इवन हम दोनों को ये अच्छे से मालूम है कि अभी हम कितने ज्यादा स्ट्रेस में हैं। यहाँ पर शुरुआत में तो हान जियोंग से कह देती है साफ साफ कि काफी रात हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद हान तुरंत ही जियोंग के रूम से बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से हान देखती है कि उसकी माम उसके रूम में जा रही है दवाइयाँ लेकर। और ऊपर से हान की माम चिल्ला चिल्ला कर बोलने में भी लगी हुई थी कि हान बेटा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए टी लेके आई हूँ, इससे डिप्रेशन तुम्हारा थोड़ा कम होगा। और हान ये सारी बातें एक बार फिर से नहीं सुनना चाहते थे, जिसके चलते हान तुरंत ही जियोंग के रूम में भाग के जाती है और कहने लगती है कि चलो फटाफट आइसक्रीम खाने चलते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम ली होंग को देख पाते हैं, जो कि पूरी रात काम करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर ली होंग अपना काम खत्म कर थोड़ा ब्रेक लेती है और हान के बारे में सोचने लग जाती है। ली होंग सोचने लगती है कि हान ने आज तक कभी भी ब्रेक नहीं लिया, जिसके चलते उसे मालूम नहीं होगा कि किस तरह से उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जिस पर ली होंग को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो हान को समझाए कि किस तरह से फ्री टाइम में एंजॉय किया जाता है, जिसके लिए ली होंग तुरंत ही यूट्यूब में वीडियो सर्च मारने लग जाती है। जहां पर वीडियो स्क्रॉल करते करते अचानक से ली होंग को एक वीडियो दिखाई देती है और वो और किसी की नहीं बल्कि दाई योंग की ही थी। दाई योंग ने तो वीडियो टाइटल बहुत अजीब सा डाला हुआ था, जिसके चलते ली होंग तुरंत ही दाई योंग की वीडियो पर क्लिक करती है, ये देखने के लिए कि अंदर क्या समझा रहा है ये। पर दाई योंग की वीडियो देखने के बाद ली होंग को दाई योंग की वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ली होंग कहने लग जाती है कि पता नहीं क्या वीडियो डालने में लगा हुआ है, ऐसे चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा। बट यहाँ पर हो जाती है ली होंग से एक गड़बड़। ली होंग अचानक से स्क्रॉल करते टाइम गलती से दाई योंग के चैनल को सब्सक्राइब कर देती है और ये चीज नोटिस भी नहीं कर पाती, जिसके चलते दाई योंग जो कि अपने कलीग्स के साथ अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी इतने में दाई योंग को एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर मैसेज देखने के बाद दाई योंग काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसके मम्मी डैडी और सारे कलीग्स को मिलाने के बाद उसके टोटल 5 सब्सक्राइबर थे, लेकिन अचानक से किसी ने दाई योंग के चैनल को सब्सक्राइब करा है। और इस चीज को देखकर दाई योंग काफी ज्यादा खुश होता है, और वैसे भी होगा क्यों नहीं खुश, क्योंकि हम यूट्यूबर्स के लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रीशियस होता है और हमें एक एक सब्सक्राइबर बढ़ने की बहुत ज्यादा खुशी होती है।
अब वापस से हम हान और जियांग को देख पाते हैं जो कि बाहर बैठकर आइसक्रीम खाने में लगे हुए थे, जिस पर जियांग हान से बात करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही, तुम अपने दोस्त के साथ इस तरह से बाहर बैठकर आइसक्रीम खा रही हो। जिस पर हान कहने लग जाती है कि तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि क्लासमेट हो। वेल ये बात जियांग को कुछ अच्छी समझ नहीं आती। जियांग कहने लगता है कि इन दोनों में अंतर क्या हुआ, जिस पर हान बिल्कुल ही अच्छे वे में जियांग को समझाने लग जाती है। हान कहने लगती है कि फ्रेंड वो होता है जिनसे हम बात करना चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, बट वहीं पे क्लासमेट वो होता है जिसे हमारी क्लास में भेज दिया जाता है और उसके होने या ना होने से हमें फर्क तक नहीं पड़ता। यानी कि एक तरह से हान जियांग की बेइज्जती मार रही थी। पर खैर इसके बाद जियांग हान से कहने लगता है कि चलो हम एक काम करते हैं, जो कुछ भी तुम्हें करना पसंद है तुम मुझे बता दो, वो सारी चीजें हम करेंगे। जिस पर हान कहने लग जाती है कि मुझे तो किताबें पढ़ना पसंद है। और ऑफ कोर्स ये बात सुनकर जियांग का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि जियांग चाहता था कि हान अपनी सारी की सारी ये काम वाम की चीजों को भूलकर एंजॉयमेंट में ध्यान दे। वहीं पे हान स्टिल अभी भी अपनी पढ़ाइयों पर अटकी हुई थी। जिस पर जियांग कहने लगता है कि तुम तो रहने दो, एक काम करते हैं, जो कुछ भी तुमने बचपन में नहीं खाया, यानी कि पढ़ाई के चक्कर में जो कुछ भी तुमने स्किप करा, वो सारी की सारी चीजें हम खाएंगे। और साथ साथ तुम गेम खेलने के लिए भी नहीं गई थी ना, वहाँ पर भी हम लोग खेलने के लिए जाएंगे। जहाँ पर शुरुआत में तो हान जियांग से कहने लगती है कि मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है और मैं अभी कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन जब जियांग हान को लोकेशन में लेके जाता है और स्ट्रीट फूड खिलाता है तो हान तो रुकती ही नहीं खाना खाने से। मतलब जो लड़की अभी बोल रही थी कि मेरा पेट भरा हुआ है, वो दबा दबा के खा रही है खाना। अब खाना खाने के बाद जियांग हान को खेलने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर शुरुआत में हान वहाँ पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस लोकेशन को देखने के बाद अब हान के मन में भी था कि मुझे फटाफट से ये गेम खेलने हैं। जहाँ पर सबसे पहले ये लोग गेम खेलते हैं बॉक्सेस को सही जगह पे लगाने वाला। मतलब जो होते हैं ना अजीब अजीब से टेढ़े मेढ़े बॉक्स आगे, और तुम्हें जो है सही जगह पर उन बॉक्सेस को लगाना है। और वेल जियांग को तो शुरुआत में लग रहा होता है कि हान तो बुद्धू है, जिसके चलते मेरा फर्ज बनता है हान को समझाना। लेकिन जब जियांग हान की स्क्रीन को देखता है तो उल्टा हान यहाँ पर जियांग से ज्यादा अच्छा खेल पा रही थी। मतलब ऐसा हान को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हान ये चीज पहली बार खेल रही है। वेल अब इस गेम से बोर होने के बाद ये दोनों चले जाते हैं गाना गाने के लिए, जहाँ पर जियांग गाना नहीं गाती, उल्टा पोएम गाने लग जाती है। और ऑफ कोर्स पोएम सुनना हर किसी को बोरिंग लगता है, जिसके चलते एक टाइम बाद जियांग तुरंत ही जो है स्क्रीन को बंद कर देता है ताकि हान गाना गाना बंद करे या फिर पोएम सुनाना बंद करे। यहाँ पर जियांग हान से कहने लगता है कि तुमने गाना क्यों नहीं गाया, तुम पोएम क्यों गा रही थी। जिस पर हान का मानना था कि उसने बचपन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोएम याद करी, बाकी उसने कभी भी गाने नहीं सुने। आज के टाइम पर जहाँ सभी लोगों को के-पॉप गाने अच्छे से मालूम है, वहीं पे मैंने एक भी गाना नहीं सुना है, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता था और इस रीजन की वजह से मैं गाने सुनने में भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। इस टाइम पर जिस तरह से हान जियांग से बात कर रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हान थोड़ा सा लो फील कर रही है। जिस चीज को वापस से बढ़ाने के लिए जियांग लेके जाता है हान को डांस एरिया में, जहाँ पर शुरुआत में हान नॉर्मली डांस कर रही होती है, लेकिन जैसे ही हान एक बार ग्रिप पकड़ती है तो काफी ज्यादा उछल उछल के डांस करना शुरू करती है। और इवन हान और जियांग दोनों को एक साथ एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आता है। वेल अब ये लोग पूरे टाइम एंजॉय करते हैं और अब फाइनली बारी आ जाती है इनकी वापस घर जाने की, जहाँ पर हान को आज काफी ज्यादा मजा आया था। जिसके बाद जियांग हान से कहने लगता है कि ठीक है हम लोग एक बार फिर से वहाँ पर जाएंगे खेलने के लिए, लेकिन तुम्हें मैं एक टास्क देना चाहता हूँ, जब कभी भी हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पर जाए उस टाइम तक तुम्हें एक के-पॉप गाना तो याद हो जाना चाहिए। जिसे सुनकर हान अचानक से गहरी सांस लेकर छोड़ती है। यहाँ पर जियांग को लगता है कि हान ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि एक बार फिर से हान को याद करना पड़ेगा। जिस पर हान कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए ऐसा करी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्यों इतनी पागलपंती करी अपने पास्ट में। मेरे पास करने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी जिसके थ्रू मैं काफी ज्यादा हैप्पी लाइफ जी सकती थी, लेकिन मैंने अपना टाइम किस में इन्वेस्ट करा, उस चीज में जिस पे तो अब मेरा करियर ही खत्म हो चुका है। जिस पर जियांग हान से कहने लगता है कि हम दोनों का ये भी टाइम खराब चल रहा है, लेकिन इस चीज की वजह से हम अपनी लाइफ को खराब नहीं कर सकते। हम एक बार फिर से अपने मोराल को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। वेल गाइस, अगर आपको अभी तक मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे का अपलोड करूँ तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और गाइज एक और बात, मैं इस ड्रामे के साथ साथ एक और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने में लगी हुई हूँ साइड बाय साइड, जिस ड्रामे का नाम है 19th फ्लोर। इस ड्रामे में हमारे मेन कैरेक्टर्स रात रात को जो है गेम के अंदर चले जाते हैं, और गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमारे कैरेक्टर गेम में आउट होते तो तुरंत ही वो लोग रियल वर्ल्ड में भी कोमा में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग इस ड्रामे को भी देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस ड्रामे का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर मैं ऊपर वाले आइकन में डाल दूंगी, या फिर आप लोग सिंपली मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उस ड्रामे की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं।
अब ये दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जियांग रूम में जाने के बाद कहने लग जाता है कि हान वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, वो मुझे समझती है, उसे अच्छे से मालूम है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, यानी कि मैंने गलत काम नहीं करा होगा। इवन आज उसने मेरी हेल्प भी करी कांच उठाने में, यानी कि वो केयरिंग और हेल्पफुल भी है। और इसके साथ साथ जब वो मेरे साथ डांस कर रही थी तो काफी क्यूट भी लग रही थी। यहाँ पर जियांग ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से जियांग को याद आता है कि वो हान की तारीफ क्यों करने में लगा हुआ है। उसका ब्रेन डैमेज हो गया है क्या? वो जिस लड़की से नफरत करता है उसी की तारीफ करने में लगा हुआ है, जिसके चलते जियांग तुरंत ही अपने बेड में चले जाता है सोने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हान भी जियांग के बारे में सोच रही थी। हान कह रही थी कि मेरे इस हार्ड टाइम में मुझे लगता था कि कोई मेरे पास आएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आया भी तो कौन? जियांग। उसने मुझे टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया, मेरे साथ डांस करा और इवन जब मैं लो फील कर रही थी तो मुझे मोटिवेट भी करा। और ये तीन चीज़ मेरे को आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करवाई। जिसके बाद हान बेड में चली जाती है हंसते हुए और ये भी विश करती है कि ऐसा ही दिन उसकी लाइफ में रोज आता रहे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा नेक्स्ट डे हान चिल्लाने लग जाती है और तुरंत ही पहुंच जाती है जियांग के पास उसको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। यहाँ पर हान जियांग को दिखाने लगती है कि उसकी जो सैलरी आई है वो बहुत ज्यादा ही कम है और अभी हान को मालूम पड़ा है कि वो लो पोस्ट में काम करा करती थी, जिसके चलते जियांग समझ जाता है कि हान का प्रोफेसर हान को कोई भी पोजीशन नहीं बढ़ाता था, बल्कि हर बार जो है हान को एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पे रख देता था, जिसके चलते हान को इतनी कम सैलरी मिली। वेल ये बात सुनकर हान को काफी गुस्सा हो रहा था और इस चीज की वजह से हान अभी के अभी अपने प्रोफेसर को ढंग से सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन तुरंत ही जियांग हान को रोक देता और कहने लगता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तुमने अपने प्रोफेसर के साथ सीन क्रिएट करा है और अगर तुम एक बार फिर से सीन क्रिएट कर दोगी तो तुम्हारी जॉब कहीं पे भी नहीं लगने वाली है। और वैसे भी लोगों को असलियत कम पता होती है और वो बोलते ज्यादा है और ये चीज जियांग से बढ़कर कौन समझ सकता है। जिसके बाद जियांग चले जाता है अपने रूम की तरफ और साथ साथ जाते जाते ये भी देख पाता है कि हान एक बार फिर से टेंशन लेने लग गई है। अब इसके बाद हान पहुंच जाती है हॉस्पिटल के बाहर अपने कलीग से मिलने के लिए और यहाँ पर हान को मालूम पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ हान की पोजीशन नहीं बल्कि प्रोफेसर ने तो इन लोगों की पोजीशन को भी लो करा हुआ है। हान चाहती थी कि ये तीनों के तीनों मिलकर प्रोफेसर से लड़ के आए, बट वो साफ साफ इस काम के लिए हान से मना कर देते हैं, क्योंकि हान ने तो अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन अभी तो वो जॉब कर रहे हैं ना और उनके लिए अपनी जॉब प्यारी है, जिसके चलते वो किसी भी कीमत पर ऐसे उल्टे सीधे स्टेप्स नहीं उठा सकते। इवन यहाँ पर वो लोग केतक खान से कह देते हैं कि वो अब अगली बार से उससे मिलने ना आए, क्योंकि अगर बाई चांस प्रोफेसर को मालूम पड़ा कि ये दोनों के दोनों कलीग्स हान से मिल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इन कलीग्स की भी जॉब उनके हाथों से चली जाए। वहीं पे दूसरी तरफ जियांग अपने रूम में बैठकर हान के बारे में सोचने में लगा हुआ था, जहाँ पर जियांग का एंजल साइड कहने में लगा हुआ था कि मुझे हान से उसका नंबर ले लेना चाहिए ताकि मैं उसका हालचाल उससे पूछ सकूं। वहीं पे जियांग का इविल साइड कहने लगता है कि मैं क्यों हान का नंबर लूं। जियांग का एंजल साइड कहने लगता है कि कहीं हान मुसीबत में तो नहीं। वहीं पे इविल साइड कहने लगता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है वो मुसीबत में भी होगी तो। कि तभी इतने में जियांग की नजर पड़ती है अपने कमरे की खिड़की पर। जियांग कहने लगता है कि इन्होंने इतनी मेरी मदद करी, कल मुझे खाना खिलाया और इवन मेरी खिड़की तक ठीक कर दी, जिसके चलते मेरा भी इनको थैंक यू बोलना तो बनता ही बनता है। मुझे इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए और फिर रास्ते में मुझे हान मिल भी जाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हान से उसका हाल चाल पूछ लूंगा, सिंपल। जिसके बाद जियांग बहुत बड़ा फ्रूट का डब्बा खरीदकर हान के घर में जाने ही वाला था कि तभी गेट से ही जियांग को अंदर चल रही बातों की आवाज सुनाई देने लग जाती है, जहाँ पर नाम अपनी मॉम को कहने में लगा हुआ था कि मम्मी मुझे याद आ गया कि मैंने जियांग को कहाँ देखा था। वो एक्चुअली में प्लास्टिक सर्जरी का काम करता है और इस रीजन की वजह से रिसेंट में उसके ऊपर केस चल रहा है। लोगों का मानना ये है कि उसने उस पेशेंट का खून करा है जानबूझकर, वो भी कि एक क्रिमिनल ही अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखता है। और इवन अब तो मुझे अपनी बहन को भी उससे दूर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहन ऑलरेडी डिप्रेशन में है और अगर वो जियांग के साथ ज्यादा दिन तक रही तो उसकी लाइफ और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, उसकी लाइफ में भी टेंशन बढ़ने लगेंगे। और मेरी मानना तो जियांग को हमें घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बात फैली या फिर ऊपर नीचे हुई तो हम लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमने जियांग को अपने घर में रखा। ये बात सुनकर जियांग का मन थोड़ा सा उदास हो जाता है और इस रीजन की वजह से जियांग वापस अपने रूम की तरफ चले जाता है। इसके साथ साथ ठीक उसी टाइम पर हान भी घर की तरफ आ ही रही थी और जियांग को ऊपर जाता हुआ देख तुरंत ही जियांग के पीछे पीछे चली गई थी। हान जियांग को देखकर कहने लगती है कि तुमने इतने सारे फ्रूट्स क्यों खरीदे, मुझे लगता है कि तुम अपनी बॉडी की विटामिन की कमी पूरी करने में लगे हुए हो। इसके साथ साथ हान नोटिस कर पाती है कि जियांग का मूड थोड़ा सा खराब है, जिस पर इवन हान जियांग को रोकते हुए उससे पूछती भी है कि उसे क्या हुआ, बट इसके बावजूद भी जियांग हान से ज्यादा कुछ नहीं बोलता और अपने रूम की तरफ चले जाता है। जिसके बाद जब हान भी अपने घर जाती है तो तुरंत ही हान की मॉम हान को बता देती है कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ कांड वांड करा है तो तुम्हें भी उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। वेल ये बात सुनकर हान को अब समझ आ चुका था कि जियांग का मूड क्यों खराब है।
क्योंकि हान ने देखा था कि ऊपर जाने से पहले जियांग 2 मिनट के लिए शायद से उसके घर की तरफ रुका हुआ था, तो हो सकता है कि उसने सारी की सारी अंदर चल रही बातों को सुन लिया हो। जिस चीज के बारे में पता चलने के बाद हान तुरंत ही डिसाइड करती है कि वो अभी के अभी जियांग को मैसेज करेगी, जहाँ पर शुरुआत में हान जियांग को लिखने लगती है कि जो कुछ भी तुमने सुना वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्हें कुछ भी असलियत नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। क्योंकि तभी टाइप करते करते हान को याद आता है कि उसके पास तो जियांग का नंबर ही नहीं है, तो वो मैसेज किस पर करेगी। अब जियांग अपने रूम में बैठकर ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी इतने में जियांग को उसके लॉयर का कॉल आता है, जहाँ पर लॉयर जियांग को बताने लगता है कि डॉक्टर कांग जिन ने अब विटनेस देने के लिए मना कर दिया है। ये बात सभी को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि जो डॉक्टर कांग जिन पहले तो कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर अचानक से वो खुद आगे से कहने लगा कि मैं विटनेस देना चाहता हूँ, यानी कि विटनेस बनना चाहता हूँ। बट अब एक बार फिर से जब जियांग को कांग जिन की ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी टाइम पर कांग जिन ने साफ साफ जो है मना कर दिया, जिसके चलते जियांग तुरंत ही डॉक्टर कांग जिन को कॉल मिलाता है, जहाँ पर इवन कांग जिन भी जियांग के आते हुए कॉल को देख चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग जिन जियांग के कॉल को इग्नोर मारता है, जिसके चलते जियांग तुरंत ही अपने क्लिनिक जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगता है कि कांग जिन कहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो जियांग को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जियांग से कहने लगती है कि आज ही डॉक्टर कांग जिन ने जॉब से रिजाइन कर दिया। ये न्यूज़ थोड़ी देर में मीडिया रिपोर्टर्स तक भी पहुंच चुकी थी, जिसके चलते मीडिया रिपोर्टर्स कहने में लगे हुए थे कि डॉक्टर कांग जिन को भी शायद से जियांग की असलियत के बारे में मालूम पड़ गया, और इसी रीजन की वजह से उन्होंने जियांग का साइड नहीं दिया और तुरंत ही यहाँ से चले गए। इस न्यूज़ को हान भी देख रही थी, जहाँ पर हान को जियांग के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और वहीं पे जियांग भी काफी ज्यादा दुखी था और इस दुख को कम करने के लिए ड्रिंक करने में लगा था। अब आगे हम देख पाते हैं कि हान रात को बैठकर जियांग के केस के बारे में पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से हान के माइंड में एक बात पॉपअप होती है, जिसके चलते हान पूरी रात बैठकर किसी चीज के बारे में सर्च मारने लगती है, और फाइनली हान को ये चीज सुबह मालूम भी पड़ जाती है। एक्चुअली में हान को जियांग का केस देखते देखते याद आया कि ठीक इसी तरह का केस कहीं और भी हो चुका है, और उस टाइम पर उसको माफी भी मिल गई थी, क्योंकि उसमें इसकी गलती नहीं थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियांग को देख पाते हैं, जो कि कोर्ट में मौजूद था। यहाँ पर जियांग के केस की सुनवाई चलने में लगी हुई थी, और इस टाइम पर इवन जियांग के लॉयर के पास भी कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं था जो कि ये बता सके कि जियांग बेकसूर है। जिसके बाद इससे पहले कि जज ये बोल पाता कि जियांग केस में गलती है और जियांग को ये सजा मिलेगी, कि तभी अचानक से वहाँ पर हान पहुंच जाती है अपने प्रूफ लेकर। जियांग को काफी खुशी हो रही थी कि हान ने उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी, बट हान की मेहनत इतनी ज्यादा रंग नहीं लाती, क्योंकि इस टाइम पर जज इस एविडेंस को नहीं ले सकता था, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी। लेकिन ऑफ कोर्स एक तरह से ये एविडेंस था, जिसके चलते जज ये ऐलान करता है कि अब इस केस की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। उस टाइम पर इन लोगों को प्रॉपर एविडेंस अपने साथ लेके रखना है, यानी कि जहां जियांग को अभी जेल जाना पड़ता, हान की वजह से जियांग की जेल जाने वाली बात पोस्टपोन हो चुकी है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद जियांग को सारे के सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने घेर लिया था, लेकिन वहीं पे जियांग का ध्यान था सिर्फ और सिर्फ हान की तरफ। इसके साथ साथ ठीक उसी टाइम पर कोई गलती से हान से टकरा जाता है, जिसके चलते हान गिर भी जाती है, जिसे देख जियांग तुरंत ही हान के पास भाग कर जाता है उसे उठाने के लिए। इवन यहाँ पर जियांग ये भी नोटिस कर पाता है कि हान के हाथों में काफी बड़ा घाव आ चुका है, जिसके चलते जियांग तुरंत ही हान को अपने क्लिनिक लेके जाता है। मतलब जियांग का क्लिनिक तो बंद हो गया था, लेकिन हान के हाथों में घाव आ गया था, जिसके चलते उसमें बैंडेज लगाना तो बनता था। हान के हाथों में बैंडेज लगाते टाइम जियांग तुरंत ही हान को थैंक यू बोलता है, क्योंकि आज हान की वजह से जियांग थोड़ा सा बच गया। इसके साथ साथ जियांग हान से ये भी पूछता है कि वो कैसी है, उसका मूड कैसा है अभी, क्या वो अभी भी दुखी है उस बात को लेकर कि उसे थोड़े कम पैसे मिले। जिस पर हान कहने लगती है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुकी हूँ, और अब मुझे थोड़े पैसे मिले हैं, तो क्यों ना हम आज पार्टी करें, हम लोग खाना खाने चले, या फिर गेम खेलने चले, या फिर उस दिन की तरह ड्रिंक कर कर एक दूसरे को गले लगा कर रोए। हान आगे कहती है कि हम आज पूरी रात एंजॉय करेंगे, हम तब तक एंजॉय करते रहेंगे जब तक सूरज उग नहीं जाता। इस बात को सुनकर जियांग को अचानक से एक आइडिया आता है। जियांग हान से कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग आज सनराइज देखने चले, जिसे सुन हान कहने लगती है कि सनराइज देखना तो बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, एक बार मैं गई थी सनराइज देखने के लिए। जिस पर जियांग कहने लगता है कि वो एक्चुअल सनराइज नहीं था, वहाँ पर तो मज़ा भी नहीं आता है। एक्चुअल सनराइज देखने का मज़ा तो तब आता है जब तुम बीच के पास मौजूद हो और वहाँ से सनराइज हो रहा हो। जिसके बाद जियांग और हान दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं बीच के पास। यहाँ पर एक और फनी सीन होता है। हान यहाँ पर वेदर रिपोर्ट देखने में लगी हुई थी कि सूरज कब उगेगा, जिसे देखकर जियांग कहने लगता है कि तुमने एक गलत कर रखा है। जहाँ पर अब जाकर हान को मालूम पड़ता है कि वेदर चेक करने के लिए इन लोगों को लोकेशन भी चेंज करनी पड़ती है। पर खैर अब जियांग वेदर देखने लगता है, जहाँ पर वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज सनराइज नहीं होगा, क्योंकि आज बारिश होने के ज्यादा चांसेस है।
जिसे सुन हान कहने लगती है कि ये वेदर तो बिल्कुल ही हमारे करियर की तरह है, यानी कि उजाला तो कहीं से दिख ही नहीं रहा। जिसके बाद बात करते करते जियांग फाइनली हान से कह देता है कि ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। हान को समझ नहीं आता कि जियांग ने ऐसा क्यों कहा, जिस पर जियांग कहने लगता है कि ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, ताकि हम लोग क्लासमेट की जगह अच्छे फ्रेंड्स बन सके, ऐसे फ्रेंड जो कि मुसीबत में काम आए, ऐसे फ्रेंड्स जो कि दुख में काम आए। और इस टाइम पर हान भी जियांग को मना नहीं करती और उल्टा जियांग के साथ दोस्ती कर लेती है। यहाँ पर हान अपने मन में कह रही होती है कि मुझे मालूम है तुम भी अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करने में लगे हुए हो, लेकिन इस हार्ड टाइम में अगर बाई चांस तुम्हारे पास कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो कि तुम्हें कंफर्ट फील करवाए, तो इस वजह से कम जो तुम्हारी वर्स्ट सिचुएशन थी वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है और तुम्हें बेटर फील होता है। इसके साथ साथ हान अपने मन में कहने लगती है कि भले आज सूरज हम नहीं देख पाए, भले आज सूरज ना उगा हो, लेकिन कल सूरज जरूर उगेगा। वहीं पे जियांग भी अपने मन में कहता है कि भले ही हमें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं मालूम, लेकिन जब तक सूरज उग नहीं जाता तब तक हम वेट करेंगे। एपिसोड 3 के एंड में हम देख पाते हैं कि जब हान और जियांग एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे और साथ साथ जियांग सोने में लगा हुआ था, तो ठीक उसी टाइम पर हान जियांग के लिए एक नोट लिखती है। हान उसमें जियांग को लिखती है कि तुम्हें अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट फील नहीं करवाना चाहिए, मैं खुद को स्ट्रांग करूंगी, आई होप तुम भी अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने की पूरी कोशिश करोगे, हमें ज्यादा चिंता करने की आज के बाद जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद हान वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी अचानक से हान देखती है जियांग की मॉम को, जो कि टीचर से बात कर रही थी। जहाँ पर हान देख पाती है कि जियांग की मॉम को तो जियांग की फिक्र ही नहीं थी। जियांग की मॉम तो स्कूल में इसलिए आई हुई थी क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका बेटा शायद से बीमार हो चुका है, उसको कोई डिसीज हो गया है। बट जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि वो ज्यादा पढ़ने और थकान की वजह से बेहोश हुआ, तो इस बात से उनको फिक्र ही नहीं थी जियांग की। वो इवन टीचर से कहने लग जाती है कि पता नहीं जियांग को क्या हो गया है, पहले तो वो टॉप मारता था लेकिन आजकल तो वो टॉप भी नहीं मारता, सेकंड पोजीशन लाता है और ऊपर से वो बेहोश हो गया, वो मेरी नाक कटवाने में लगा हुआ है। ऐसा कहने के बाद जियांग की मॉम तो वहाँ से चली जाती है कि तभी अचानक से हान की मॉम आती है तुरंत ही हान के पास। हान की मॉम हान को देखकर कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, फटाफट से हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं क्या, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना। और इस सीन से हम ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि जियांग की मॉम को जियांग के फिक्र ही नहीं थे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि जियांग की कंडीशन कैसी है, उन्हें बस इतना मैटर करता था कि जियांग टॉप मारे। और वहीं पे हान की मॉम, भले ही हान की मॉम को बहुत प्राउड फील होता है कि उनकी बेटी ने टॉप मारा है, वो स्कोर अच्छा लाई है, लेकिन इसके बावजूद भी हान की मॉम के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो हान की लाइफ, हान की कंडीशन सही होनी चाहिए, तो वो भी खुश रहती है इस बात पे। अब इसके बाद हान और हान की मॉम वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि हान ने वो पर्ची जियांग को दी ही नहीं, उल्टा उस पर्ची को स्कूल में ही फेंक दिया। और यहीं पे हमारे एपिसोड 3 का एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हान अपने बारे में बताने लगती है कि जब बच्चों को खेलना कूदना पसंद था, उस टाइम पर मैं पढ़ाई की सोचती थी। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी उस टाइम पर भी मुझे दोस्तों के साथ खेलने कूदने की जगह पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद था। इवन जब मैं मिडिल स्कूल में भी गई तो तब भी मुझे दोस्तों के साथ घूमने फिरने से ज़्यादा पढ़ाई करना पसंद था। और पढ़ाई करते करते अब मुझे पढ़ाई इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी, जिसके चलते मैं दोस्तों के साथ घूमने की जगह स्कूल में भी पढ़ाई करा करती थी। और ऐसी पढ़ाई करते करते मैंने कंट्री में भी टॉप मार लिया, लेकिन इसके चलते हुआ कुछ यूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को अब मेरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने लग गई। और इवन जब मेरे फादर बीमार थे तो उस टाइम पर भी मेरे अच्छे ग्रेड देखकर वो स्माइल करते थे और उनकी स्माइल के लिए मैं पढ़ाई करा करती थी। बट इतना सब कुछ करने के बाद जहाँ पर सभी बच्चों के दोस्त हुआ करते थे, वहीं पे मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था। बट किसे मालूम था कि उन दिनों का एक दोस्त मेरी लाइफ में वापस आएगा और जो मेरी लाइफ में फ्रेंड की कमी थी उसे पूरा कर देगा। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर सुबह हो चुकी थी, जिसके चलते हान और जियांग एक शॉप में जाते हैं खाना खाने के लिए। अब जब तक खाना बन रहा था तो हान जियांग को सारे के सारे एविडेंस दे देती है, जिसके चलते जियांग अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता है। इसके साथ साथ जियांग ये भी देखता है कि हान को काफी ज्यादा नींद आ रही है, जिसके बाद जियांग को मालूम पड़ता है कि सारे के सारे एविडेंस ढूंढने में हान को 3 दिन लग गए। यानी कि जो हमें लग रहा था कि हान ने ये सारे प्रूफ एक दिन में इकट्ठा करे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हान ने उल्टा इन सारे के सारे एविडेंस को इकट्ठा करने में 3 दिन लगा दिए। 3 दिन से वो सोई नहीं थी। इसके साथ साथ हान ये भी देखती है कि उसके फोन की बैटरी लो हो चुकी है, जिसके चलते जियांग हान से उसका फोन लेकर चले जाता है शॉप ओनर के पास। जियांग शॉप ओनर से पूछने लगता है कि क्या उसके पास चार्जर है, बट शॉप ओनर के पास भी चार्जर नहीं था, जिसके चलते जियांग हान के फोन को चार्ज नहीं कर पाता।
लेकिन जब जियांग वापस से उसी रूम में जाता है जहाँ पर ये लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तो तब तक वहाँ पर हान जमीन पे ही सो चुकी थी। इसे देखकर जियांग तुरंत ही शॉप ओनर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप हान को डिस्टर्ब मत करना, उसे जितनी देर सोना है उसे सोने देना, और इसके बदले में आपकी शॉप में जो सबसे एक्सपेंसिव फूड मिलता है मैं उसे ऑर्डर करना चाहता हूँ। मतलब इसके बाद जियांग हान को सोता हुआ देखता है और यहाँ पर ये फील कर पाता है कि हान को काफी ठंड लग रही है, जिसे देखकर शुरुआत में तो जियांग सोचने लगता है कि मैं हान की हेल्प क्यों करूं, लेकिन फिर अचानक से जियांग को याद आता है कि अब हान मेरी फ्रेंड बन चुकी है, जिसके चलते फ्रेंड की हेल्प करना तो बनता ही बनता है। जिस पर जियांग तुरंत ही अपना कोट उतार कर हान के पास पहुंच जाता है उसे अपना कोट उड़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही जियांग हान को कोट उड़ा पाता कि इतने में हान नीचे की तरफ गिर जाती है और तुरंत ही अपना सर रख देती है जियांग के लैंप पर। अब ऐसे थोड़ा टाइम बीत जाता है जहाँ पर शॉप में थोड़ी बहुत भीड़ होना शुरू हो गई थी और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हान और जियांग दोनों के दोनों सो चुके थे। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर से आ रही आवाज़ों को सुनते हैं तो तुरंत ही हान और जियांग की आंखें खुल जाती है और थोड़ी देर में शॉप ओनर भी वहाँ पर आकर जियांग से कहने लगती है कि क्या मैं वो खाना लेके आ जाऊँ जो आपने ऑर्डर किया था। मतलब खाना खाने के बाद हान नोटिस करती है कि जियांग थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा है और इसका मेन रीज़न ये था कि जियांग ने जो अपना क्लिनिक बेचने के लिए लगाया हुआ था वो फाइनली बिक चुका है और हान इस फीलिंग को अच्छे से समझ सकती थी। जियांग ने काफ़ी मेहनत कर उस क्लिनिक को ओपन करा था, लेकिन अब जियांग को उसी क्लिनिक को बेचना पड़ गया। जिस पर जियांग हान से कहने लगता है कि एक तरफ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है कि मैंने अपना क्लिनिक बेच दिया, उसमें मैं काफ़ी टाइम से मेहनत करने में लगा हुआ था, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ मैं नॉर्मल भी फील कर रहा हूँ क्योंकि किसी पर्सन की लाइफ गई है और लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिसके चलते मैं उनको पैसे तो दे सकता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ नाम अपनी मॉम के पास जाकर कहने लगता है कि हान कहाँ पर है और इवन मुझे उसकी कार भी नहीं दिखाई दे रही। जिस पर नाम की मॉम कहने लग जाती है कि हान तो गई हुई है अपनी दोस्त के साथ सनराइज देखने के लिए और उसने कहा है कि वो वहीं से खाना खा के आएगी। जिस पर नाम कहने लग जाता है कि क्या हान ने अपनी दोस्त भी बना लिया है, ऐसी कौन सी दोस्त बन गई है हान की अब। जिस पर नाम की मॉम कहने लगती है कि ली होंग के अलावा हान की दोस्त और कौन हो सकती है, यानी कि ऑफ कोर्स हान जो है ली होंग के साथ गई होगी सनराइज देखने के लिए। अब ये माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके घर में ली होंग आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड में थे। नाम ली होंग से पूछने लगता है कि मेरी बहन कहाँ पर है, तुम लोग तो सनराइज देखने के लिए गए थे ना। जिस पर ली होंग काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगती है कि मैं कब हान के साथ सनराइज देखने के लिए चली गई, उल्टा मैंने तक हान को काफी दिनों से नहीं देखा। ये बात सुनकर नाम की मॉम को ज्यादा ही पैनिक करने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हान कहाँ चली गई, कहीं किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसके साथ साथ नाम की मॉम ली होंग के सामने हान की डिप्रेशन के बारे में भी कह देती है कि एक तो बेचारी मेरी बेटी को डिप्रेशन है और ऊपर से वो मुझे मिल नहीं रही, और हान की मॉम अगर हान को कॉल करना भी चाहेगी तो उल्टा हान का फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अब ये लोग पैनिक कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर हान और जियांग आ जाता है, जिसे देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक थे कि हान जियांग के साथ कैसे घूम सकती है। और इसी बीच में उल्टा ली होंग भी कहने लग जाती है कि क्या तुम अपने स्कूल क्रश के साथ सनराइज देखने के लिए गई थी। और ये बात सभी को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है, स्पेशली जियांग को। जियांग कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा क्रश था। जिसके बाद हान ली होंग को अपने कमरे में लेके जाती है और उससे क्लियरली कह देती है कि जियांग उसका क्रश नहीं है, पहले वो मेरा फ्रेंड नहीं था लेकिन अब वो मेरा फ्रेंड बन चुका है, जिसके चलते मैं उसे आज के बाद से अच्छे से ट्रीट करूंगी। और इतना ही नहीं बल्कि हान की मॉम और भाई रूम के बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुनने में लगे हुए थे, जिसके चलते हान तुरंत ही बाहर जाती है और अपने मॉम भाई से कहने लगती है कि तुम लोग भी फटाफट से अंदर आ जाओ। हान तीनों को ढंग से समझा देती है कि जियांग उसका क्रश नहीं है और उन दोनों के बीच में नॉर्मल फ्रेंड वाला रिलेशनशिप चल रहा है। पर हान के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी हान की मॉम को तो चैन था ही नहीं। उल्टा यहाँ पर हान की मॉम ली होंग से अकेले में कहने लगती है कि क्यों ना तुम हान के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर लो, एटलीस्ट उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा जिसके साथ हान थोड़ा हंस पाएगी, और अगर हान थोड़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी जिसके चलते हान का डिप्रेशन भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ली होंग ने तो हान की मॉम को प्रॉमिस करा था, जिसके चलते ली होंग लग जाती है लड़कों को सिलेक्ट करने में, ये देखने में कि हान के लिए कौन बेस्ट लड़का रहेगा ब्लाइंड डेट के लिए। इवन यहाँ पर ली होंग हॉस्पिटल जाकर नर्स से भी पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा सा पर्सन है जो कि ब्लाइंड डेट के लिए रेडी हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम दायोंग को देख पाते हैं जो कि अभी भी ली होंग के बारे में ही सोचने में लगा था। मतलब दायोंग ली होंग को जानता तो नहीं है, लेकिन ली होंग ने जब दायोंग को सब्सक्राइब करा तो इस चीज का नोटिफिकेशन दायोंग को पहुंच गया था कि किसने उसके चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है।
कि तभी अचानक से दायोंग के पास एक नर्स आकर कहने लगती है कि क्या आप ब्लाइंड डेट करेंगे। और ऑफ कोर्स इस चीज के लिए दायोंग साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं ब्लाइंड डेट क्यों करूंगा। जिस पर वो नर्स दायोंग को बताने लगती है कि एक्चुअली में ली होंग नाम की एक डॉक्टर मुझसे ब्लाइंड डेट के लिए किसी लड़के के बारे में पूछने में लगी हुई थी और इसी रीजन की वजह से मैंने आपसे एक क्वेश्चन करा। और यहाँ पर जैसे ही दायोंग ली होंग का नाम सुनता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। दायोंग उस नर्स से कहने लगता है कि क्या ये ली होंग वही पर्सन है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। जिस पर नर्स दायोंग से कहने लगती है कि मुझे क्या पता कि किसने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा है, लेकिन हो भी सकता है कि ली होंग ने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। क्या पता ली होंग को आप पे सीक्रेट क्रश हो और इसी रीजन की वजह से पहले तो उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा और अभी वो ब्लाइंड डेट के बारे में पूछ रही थी। जिसके बाद नर्स आगे कहने लगती है कि खैर मुझे क्या, वैसे भी आपने मना कर दिया है ब्लाइंड डेट के लिए, जिसके चलते मैं ली होंग को साफ साफ मना कर दूंगी। जहाँ पर जब नर्स जा रही थी तो दायोंग चिल्लाते हुए नर्स से कहने लग जाता है कि प्लीज 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 ली होंग को मना मत करना, मैं रेडी हूँ ब्लाइंड डेट के लिए। मतलब वहीं पे जियोंग भी इसी बात को सोचने में लगा हुआ था कि क्या सच में मैं हान का फर्स्ट लव हूँ कि इतने में हान ही जियोंग के रूम में आ जाती है। जियोंग को याद आता है कि हान ने 3 रात बैठकर मेरे लिए इतनी मेहनत करी और ऑफ कोर्स मैं उसका फर्स्ट लव हूँ, इसी रीजन की वजह से हान ने इतना सब कुछ मेरे लिए करा। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग हान के साथ कॉफी भी पीता है, जहाँ पर कॉफी पीते पीते हान जियोंग से कहने लगती है कि क्या आज शाम को तुम फ्री हो, मेरे को ना शॉपिंग करने जाना है आज। और इस टाइम पर जिस वे में हान जियोंग को बोलने में लगी हुई थी तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हान को काफी ज्यादा जियोंग से ये बात करने में शर्म आ रही है। जिस पर जियोंग को लगने लगता है कि हान इसलिए शाय फील कर रही है क्योंकि मैं उसका फर्स्ट लव हूँ और फर्स्ट लव के सामने थोड़ा बहुत तो शर्म आती ही है। और अब होना क्या था, हान ने जियोंग को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, जिसके चलते जियोंग का तो अच्छे से बन के जाना बनता ही बनता था। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर हान और जियोंग चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर इस बार जियोंग अपने सर पर कैप पहन के गया हुआ था ताकि कोई भी जियोंग को पहचान ना ले। वेल जियोंग को तो वैसे लोगों के सामने घूमने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफ कोर्स जियोंग को अब लगने लगा था कि मैं हान का फर्स्ट लव हूँ, तो कहीं कोई पर्सन हम दोनों को एक साथ देखकर हम पे शक ना कर ले। और इसी रीजन की वजह से जियोंग ने वो कैप पहना हुआ था। बट हान को जियोंग का इस तरह से कैप पहनना पसंद नहीं आ रहा था, जिसके चलते हान जबरदस्ती जियोंग के कैप को उतारने लग जाती है। और तभी अचानक से इसी छीना झपटी में हान का पैर फिसलता है और जियोंग तुरंत ही हान को गिरने से बचा लेता है। वेल इस सीन की वजह से दोनों के मन में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आ जाती है, बट खैर दोनों के दोनों चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वेल अब हान शॉप में जाकर जियोंग से पूछने लगती है कि उसके ऊपर कौन सी ड्रेस सूट करेगी, जिसके बाद जियोंग हान को एक ड्रेस सेलेक्ट करके बताता है। जहाँ पर जब हान ड्रेस को चेक करने के लिए गई हुई थी तो इस टाइम पर भी जियोंग अपने मन में यही सोचने में लगा हुआ था कि क्या बात है, मैं हान का फर्स्ट लव हूँ, जिसके चलते हान मुझसे पूछने में लगी हुई है कि उसके ऊपर क्या सूट करेगा। वाह वाह। वेल अब थोड़ी देर बाद जब हान उस ड्रेस को पहन के आती है तो जियोंग हान को देखते ही रह जाता है, मतलब जियोंग की नजर हान से हटती ही नहीं और इवन जियोंग हान से कह देता है कि बहुत सुंदर। बट जैसे ही जियोंग को होश आता है तो जियोंग हान से कहने लगता है कि मैं ड्रेस की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रेस ज्यादा सुंदर लग रही है। जिस पर हान जियोंग पे एक बार फिर से चिल्लाने लग जाती है और इवन यहाँ पर हान ये भी फील करती है कि जियोंग थोड़ा सा शाय फील कर रहा है। इस पर हान जियोंग से कहने लगती है कि तुम शाय इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि अभी अभी हमारे बीच में इंसिडेंट हुआ था और हम दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे। हान आगे कहने लगती है कि वैसे तुम काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हो, तुम्हें याद है कि एक बार मैं गिरने वाली थी और तुमने मुझे बचाने के बजाय उल्टा गिरा दिया था और इस रीजन की वजह से मेरे दोनों वृष्ट में लग गई थी चोट। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि गर्मी का टाइम था और पंखे चलने में लगे हुए थे, लेकिन हान को उन पंखों से काफी ज्यादा दिक्कत थी। वो पंखे काफी तेज तेज आवाज कर रहे थे और हान को पढ़ने में काफी डिस्टर्बेंस हो रही थी, जिस पर हान तुरंत ही डेस्क में चढ़कर जोर जोर से उन पंखों को मारने लग जाती है ताकि उन पंखों में से आवाज आना थोड़ी सी कम हो। और ऐसे ही पंखे को ठीक करते करते अचानक से हान का पैर फिसलता है, लेकिन इससे पहले कि हान नीचे गिर पाती सही टाइम पर जियोंग आकर हान को बचा लेता है। वेल ऑफ कोर्स ये सारा का सारा नजारा सारे के सारे क्लासमेट जियोंग के देख चुके थे, जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे को डेट करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लास के बच्चों की बातें सुनकर जियोंग गलती से हान को छोड़ देता है, जिसके चलते हान की दोनों वृष्ट में चोट लग जाती है। जिसके बाद जियोंग के दोस्त जियोंग से कहने लगते हैं कि हमें सब कुछ समझ आ गया है, तुम हान को प्यार व्यार नहीं करते बल्कि तुम हान को चोट पहुंचाना चाहते थे। इसी रीजन की वजह से पहले तुमने हान को पकड़ा और फिर उसके बाद जो है उसे गिरा दिया, और इस रीजन की वजह से हान के दोनों वृष्ट में चोट लग चुकी है, यानी कि अब उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी और इस रीजन की वजह से वो तुम्हें बीट भी नहीं कर पाएगी।
पर यहाँ पर भले ही जियोंग के दोस्त जियोंग को फालतू बोलने में लगे हुए थे, लेकिन जियोंग ऐसे टाइप का पर्सन नहीं था। उल्टा जियोंग क्लास की छुट्टी के बाद तुरंत ही हान के पास जाता है और उसे अपने नोट्स पकड़ा देता है। जियोंग हान से माफी मांगता है और कहने लगता है कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारे रिस्ट में चोट लग गई, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था, जिसके चलते मैंने तुम्हारे लिए क्लास के नोट्स बना दिए हैं और इवन लेक्चर को भी रिकॉर्ड कर दिया है। और जब तक तुम्हारे रिस्ट का पेन ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे लिए नोट्स रेडी करूंगा और इवन तुम्हारे लिए लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर दूंगा। और इतना ही नहीं बल्कि जियोंग तुरंत ही हान के बैग में वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोटबुक डाल देता है और तुरंत ही हान के बैग को पकड़कर चले जाता है हान के साथ उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हान जियोंग को ये सारी बातें बताने में लगी हुई थी कि तुम मेरे लिए नोट्स बनाते थे, मेरे लिए सीट को रिजर्व करके रखते थे और इवन मुझे घर तक भी छोड़ के आते थे। जिसे सुनकर जियोंग अपने मन में कहने लगता है कि अच्छा, इस रीजन की वजह से हान मेरे प्यार में पड़ी। मतलब ये बात कर ही रहे थे कि इतने में हान जियोंग से कहने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों करती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम कॉम्पिटिटिव पर्सन हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम दूसरों के बारे में भी सोचते हो और इसी रीजन की वजह से मेरे व्रिस्ट में लगे होने के बावजूद भी तुमने मेरी हेल्प करी। अदरवाइज तुम ये भी सोच सकते थे कि मैं टॉप मान लेता हूँ इस बीच में। और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे पास जो कुछ भी था तुमने वो सारी की सारी चीजें बेच दी बिना कुछ दुख फील करे, क्योंकि इस टाइम पर भी तुम दूसरे के पेन के बारे में सोचने में लगे हुए थे, जबकि तुमने वो गलती करी भी नहीं थी। वेल जियोंग यहाँ पर हान की बातें सुनकर थोड़ा सा अंदर से खुश होता है कि तभी अचानक से हान जियोंग से कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वेल ये बात सुनकर जियोंग की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। जियोंग को लगने लगता है कि फाइनली आज हान मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली है। लेकिन जियोंग का यहाँ पर पोपट बन जाता है क्योंकि हान अचानक से कहती है कि कल मैं ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ। ली होंग ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करी है। पहले तो मैं इन सब चीज में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करूंगी और इसी रीजन की वजह से आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके आई थी कपड़े सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेल्स को मेल्स के बारे में ज्यादा मालूम होता है, जिसके चलते मैं तुम्हें अपने साथ लेके गई थी कपड़े चूज करने के लिए, ताकि मैं उस पर्सन को इम्प्रेस कर सकूं एक बारी में ही। इसके साथ साथ यहाँ पर हान जियोंग से ये भी कहने लग जाती है कि कल जो मेरी फ्रेंड ली होंग ने कहा था कि तुम मेरे फर्स्ट लव हो, उस बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। वैसे भी मेरी फ्रेंड हमेशा मेरा मजाक बनाने में एक्सपर्ट रहती है और इसी रीजन की वजह से उसने कल कुछ भी बक दिया। वेल अब ये सब कुछ सुनने के बाद जैसे जियोंग अपने घर जाता है तो पहले तो कहने लगता है कि अच्छा ही हुआ मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया, अच्छा ही हुआ हान का मैं फर्स्ट लव नहीं था, अदरवाइज हमारे बीच में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता। बट ऐसा बोलकर जियोंग फिर थोड़ी देर में जमीन पर लेट लेट कर रोना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ मेरे साथ। वेल अब नेक्स्ट डे हान सुबह सुबह निकल जाती है अपनी ब्लाइंड डेट के लिए, जहाँ पर इवन रास्ते में हान को जियोंग भी दिखता है और जियोंग नोटिस करता है कि हान काफी ज्यादा खुश है आज और इवन प्रे कर रही है कि उसकी ब्लाइंड डेट काफी अच्छी जाए। जिसके बाद जब हान ब्लाइंड डेट पर जाती है तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हान की ब्लाइंड डेट और किसी के साथ नहीं बल्कि दायोंग के साथ फिक्स्ड हुई थी, जहाँ पर पूरे टाइम दायोंग खाना खाते खाते हान को पकाने में लगा हुआ था। मतलब जोक्स तो मार रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंदे गंदे टाइप के जोक्स थे जो कि हान को तक समझ नहीं आ रहे थे। इवन यहाँ पर दायोंग इसी बीच में हान के सामने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बात करने लग जाता है, जो कि हान को काफी ज्यादा अजीब फील करवा रहा था। हान अपने मन में कहने में लगी हुई थी कि अपने यूट्यूब के बारे में मुझे क्यों बताने में लगा हुआ है, और वहीं पे दायोंग मन में सोचने में लगा हुआ था कि इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है और मैं इसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, अदरवाइज काफी अजीब लगेगा ये पूछना कि क्या तुमने मुझे सब्सक्राइब करा है। बल्कि इतना ही नहीं, यहाँ पर दायोंग खाना खाते खाते कहने लग जाता है कि ली होंग को खाना खाने में क्या पसंद है, ली होंग की हॉबी क्या है, जिस पर हान भी कहने लगती है कि ली होंग को नॉनवेज खाना काफी ज्यादा पसंद है, वो ये सब कुछ करती है एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। लेकिन इसके साथ साथ हान मन में सोचने लग जाती है कि ये मेरे साथ डेट पे आया हुआ है तो ये ली होंग के बारे में क्यों पूछ रहा है। वहीं पे दायोंग भी काफी कंफ्यूज था कि हान अपने बारे में बताने के लिए बार बार ली होंग कहने में क्यों लगी हुई है। वेल अब जिस शॉप में ये लोग बैठे हुए थे ठीक उसी शॉप के बाहर से 3 लड़कियां साथ में गुजर रही थी कि तभी अचानक से एक लड़की दूसरी लड़की से कहने लगती है कि देखो देखो वो तुम्हारे डैड तो नहीं, वो दूसरी औरत के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यानी कि इस समय ये मालूम पड़ता है कि दायोंग की ऑलरेडी एक बेटी भी है। इसके साथ साथ दायोंग हान से पूछने में लगा हुआ था कि ली होंग फ्री टाइम में क्या करती है, जिस पर हान कहने लग जाती है कि ली होंग फ्री टाइम में अपने बेटे के साथ खेलती है। वेल अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में दायोंग की बेटी शॉप के अंदर आकर अपने डैड से कहने लगती है कि आपको शर्म नहीं आती, अभी अभी आपका डिवोर्स हुआ और तुरंत ही आप डेट पर भी चले गए। और ये सब कुछ देखने के बाद हान को मालूम पड़ता है कि दायोंग शादीशुदा था और अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ है और इसके साथ साथ दायोंग की बेटी भी है।
और इतना ही नहीं बल्कि दायोंग जैसी अपनी बेटी को मनाने के लिए शॉप से जाने लगता है तो तुरंत ही जाने से पहले दायोंग हान को बाय कहते हुए कहने लग जाता है कि बाय ली होंग। और एक बार फिर से हान ली होंग का नाम सुनकर इस बार तो दायोंग को रोक ही लेती है और कहने लगती है कि तुम बार बार ली होंग क्यों कहने में लगे हो, मैं तो हान हूँ। इसके बाद जाकर हान को सारे की सारी बात पता चल जाती है कि ये लड़का इसलिए बार बार मुझे ली होंग कहने में लगा हुआ था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जिस लड़की के साथ वो डेट पर आया हुआ है वो ली होंग है। और ली होंग भी इवन समझ जाती है कि उसने जिस नर्स से पूछा था उस नर्स को ये लगा होगा कि मेरे को ब्लाइंड डेट पर जाना है। वेल, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ मैं इस ड्रामे के साथ साथ एक और ड्रामे को एक्सप्लेन करने में लगी हुई हूँ जिस ड्रामे का नाम है 19th फ्लोर, जो कि हमारा ड्रामा गेम बेस्ड रहने वाला है, जहाँ पर हमारे कुछ कैरेक्टर्स रात रात को चले जाते हैं गेमिंग वर्ल्ड में। और मेन खतरे की बात तो ये है कि जैसे ही वो गेमिंग वर्ल्ड में आउट होते हैं तो उल्टा वो रियल वर्ल्ड में भी कोमा में चले जाते हैं। यानी कि इन लोगों को खुद को बचाने के लिए गेम के लेवल्स को भी पास करना होगा। ये लोग किस तरह से इस गेमिंग वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे वो तो आप लोगों को ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखकर ही मालूम पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा 19th फ्लोर ऑफ हेल के नाम से। तो वेल, बिना आपका टाइम वेस्ट करे हमारे इस ड्रामे को आगे एक्सप्लेन करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हान की मॉम टेंशन में थी ही थी कि उनकी बेटी की ब्लाइंड डेट कैसी गई होगी कि तभी अचानक से हान की मॉम को उनके सिस्टर इन लॉ का कॉल आता है। एक्चुअली में वो लोग सियोल आए हुए थे शादी के सिलसिले से, जिसके चलते उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो लोग हान से मिलते हुए चले। लेकिन हान के हॉस्पिटल में जाने के बाद तो उन्हें मालूम पड़ गया कि हान को जॉब से निकाल दिया गया है, जिस चीज पर वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और इवन हान की मॉम को कहने लगते हैं कि वो 5 मिनट में उनके घर पे पहुंचने वाले हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हान सैड होते हुए अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक से हान को रास्ते में जियांग दिखता है, जिस पर हान जियांग से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मेरी ब्लाइंड डेट कैसी गई है। जिस पर जियांग हान से कहने लगता है कि ना ही मैं तुमसे ये बात पूछूंगा और ना ही मुझे क्यूरियोसिटी है ये सब कुछ जानने की। जिस पर हान आगे से जियांग को बता देती है कि मेरी ब्लाइंड डेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, मेरी ब्लाइंड डेट वो भी फर्स्ट ब्लाइंड डेट थी वो फ्लॉप चली गई। और अब होना क्या था, जो जियांग अभी तक थोड़ा बहुत दुखी था ये बात सुनते अचानक से हंसने लग जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हान की मॉम के सिस्टर इन लॉ भी घर पे पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो लोग मजे से खाना खाते हुए हान की बुराई करने में लगे थे। कहने में लगे थे कि जिस लड़की की तुम इतनी तारीफ करा करती थी उसे जॉब से निकाल दिया गया है, इवन उसे अब कोई लड़का भी नहीं मिलेगा ढंग का। वेल, हान की इतनी ज्यादा बुराई सुनकर हान की मॉम अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत ही उनसे कह देती है कि हान अभी अभी गई हुई है ब्लाइंड डेट पर, और इवन जो लड़का है वो प्लास्टिक सर्जरी का काम करता है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी होने वाली है, जिसके चलते हान ने अपनी जॉब छोड़ी। वेल, यहाँ पर जिस टाइम पर हान की मॉम ने ये सब कुछ अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा था, ठीक उसी टाइम पर जियांग और हान उसी तरफ आने में लगे हुए थे, जिसके चलते उन दोनों को लगने लगता है कि हान की मॉम जिस लड़के की बात करने में लगी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि जियांग है। यहाँ पर ऊपर से वो लेडीज जियांग से पूछती भी है कि क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी का काम करते हो, और ऑफ कोर्स जियांग कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। पर यहाँ पर जैसे ही हान को मालूम पड़ता है कि हान की मॉम ने उसके बारे में क्या क्या बताया है उनकी सिस्टर इन लॉ को, तो तुरंत ही हान उन सभी के सामने अपनी सारी सच्चाई बता देती है। हान यहाँ पर सभी लोगों को कह देती है कि उसकी ब्लाइंड डेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, वो फ्लॉप निकल गई। और अब होना क्या था, सिस्टर इन लॉ को तो मालूम पड़ गया था कि हान की मॉम ने सब कुछ झूठ कहा है, जिसके चलते एक बार फिर से वो हान की बुराई करना शुरू कर देते हैं। कहने लगते हैं कि तुम्हारी जॉब से तुम्हें निकाल दिया गया था। इसके साथ साथ वो जियांग से भी कहने लगते हैं कि इसका मतलब तुमने भी हमसे झूठ बोला, तुम प्लास्टिक सर्जरी का काम नहीं करते हो। जिस पर जियांग कहता है कि नहीं, मैंने तो सच बोला, मैं तो प्लास्टिक सर्जरी का सच में काम करता हूँ। जिसे सुनकर वो लेडीज कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना, मैं तुमसे प्लास्टिक सर्जरी का काम करवाऊंगी। अच्छा, हमारे चेहरे को देखकर बताओ कि हमें क्या क्या चीजों को चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी। वेल, उन्हें तो लगा था कि जियांग यहाँ पर उनकी तारीफ करेगा, लेकिन जियांग के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनकी बेइज्जती करने की, क्योंकि उन्होंने अभी अभी हान की भी बेइज्जती करी थी। जिसके चलते होना क्या था, जियांग दोनों की एक एक करके बेइज्जती करना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि आप लोग बहुत बुढ़े लगते हो, आप लोगों के फेस में से बहुत सारा फैट निकालना पड़ेगा तब जाके तुम सुंदर लगोगी। प्लास्टिक सर्जरी में होता है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद इंसान सुंदर बन जाता है, लेकिन आप में तो पूरा का पूरा चेंज करना होगा, और उसके बावजूद भी किसे पता कि आप सुंदर लग भी पाओगी कि नहीं लग पाओगी। यहाँ पर दोनों के दोनों अपनी बेइज्जती सुनकर जियांग पे चिल्लाने लगती है। कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारी बेइज्जती करने की। जिस पर हान भी जियांग का सपोर्ट करते हुए कहने लगती है कि आप लोगों ने ही तो कहा था जियांग को कि हमारे बारे में बताओ, तो जियांग तो सब कुछ सच सच कह रहा है। जहाँ पर वो लेडीज बिना सोचे समझे एक बार फिर से हान को कहने लगती है कि तुम तो शांति हो जाओ, उल्टा तुम्हें तो जॉब से निकाल दिया गया है, तुम किसी काम के नहीं हो। और ऐसा कहने के बाद वो दोनों की दोनों औरतें वहाँ से चली जाती है, बट हान को उनकी ये बात काफी ज्यादा चुभती है। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर जियांग का लॉयर स्टिल काम करने में लगा
लगा हुआ था ताकि वो किसी भी कीमत पर जियोंग को बेकसूर साबित कर सके कि तभी अचानक से जियोंग के रूम में हान आ जाती है, वो भी बहुत सारे ड्रिंक्स की बोतल लेकर। यहाँ पर हान का मूड तो बहुत ज्यादा खराब था और इसी रीजन की वजह से वो चाहती थी कि जियोंग उसके साथ बैठकर ड्रिंक करे। अब यहाँ पर हान जियोंग से कहने लगती है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही स्कैन की तरह है, बिल्कुल ही फ्लॉप। जिसे सुनकर जियोंग कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी है तो मेरी लाइफ तो इससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। और अब होना क्या था, इस चीज की वजह से एक बार फिर से ये लोग कंपटीशन करने लग जाते हैं कि किसकी लाइफ सबसे ज्यादा बेकार है और जो भी सबसे ज्यादा ड्रिंक पिएगा उसकी लाइफ सबसे ज्यादा खराब होगी। जिसके चलते होना क्या था, ये लोग इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जिसके चलते इन्हें कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ जाता है। अब यहाँ पर जियोंग हान से बात करते करते ये फील कर पाता है कि हान अभी भी डिप्रेशन में है, जिस पर जियोंग हान को एडवाइस देते हुए कहने लगता है कि अगर तुम सच में जॉब करना चाहती हो तो क्यों ना तुम बाकी हॉस्पिटल में भी अपना रेज्यूम सबमिट करो। और ये आइडिया हान को काफी ज्यादा जियोंग का पसंद आता है, जिसके चलते हान जियोंग से कहने लगती है कि ठीक है, मैं अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करके तुरंत ही बहुत सारे हॉस्पिटल में अप्लाई कर दूंगी जॉब के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग कहने लगता है कि खुशी की बात बताऊं, यहाँ पर भले हमारी ड्रिंक सारी खत्म हो चुकी है लेकिन स्टिल अभी भी मेरे फ्रिज में बहुत सारी विस्की पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये बात सुनकर हान और जियोंग बिल्कुल ही बच्चों की तरह खुश होने में लगे हुए थे, जिसके बाद जियोंग तुरंत ही अपने कमरे में जाकर विस्की निकाल के आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग देखता है कि अचानक से बारिश शुरू हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जियोंग और हान छतरी लगाकर ड्रिंक करेंगे। मतलब बाहर बारिश हो रही थी लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अम्ब्रेला लगा रखे थे अपने ऊपर और उसके बावजूद भी ड्रिंक करने में लगे थे। मतलब ऐसे ही ड्रिंक करते करते काफी रात हो चुकी थी और इस रीजन की वजह से हान को काफी तेज नींद भी आ रही थी, जिसके चलते हान ठीक उसी टाइम पर ऐसी सो जाती है जियोंग के कंधे पे अपना सर रखकर। इस टाइम पर जियोंग के मन में हान के लिए फीलिंग्स तो डेवलप हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा था कि उसे ये फीलिंग्स डेवलप होने नहीं देनी। इसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जियोंग के रूम के बेड के नीचे किसी ने पेन रखा हुआ है और वो कोई नॉर्मल पेन नहीं था बल्कि कैमरे वाला पेन था, यानी कि कोई पर्सन उस पेन के थ्रू जियोंग के ऊपर नजर रखे हुआ है। अब नेक्स्ट डे हान सो ही रही थी कि तभी अचानक से हान को किसी का कॉल आता है और कॉल पिक करने के बाद हान को मालूम पड़ता है कि वो लोग उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ये बात सुनकर हान तुरंत ही जियोंग के पास भागकर जाती है और उससे कहने लगती है कि कल रात मैंने नशे के हालात में एक हॉस्पिटल में रेज्यूमे सबमिट कर दिया था और अभी अभी मुझे उनका कॉल आया है और वो लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ये बात सुनकर जियोंग को हान के लिए काफी खुशी फील हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी। वो जो हॉस्पिटल था वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर था, यानी कि अगर हान का उधर सिलेक्शन हो गया तो जियोंग और हान अलग जाएंगे। इसके साथ साथ हान के मन में भी यही बात चल रही थी कि उसे इंटरव्यू देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी जॉब करने में बिजी हो रखे हैं और इवन हान काम नहीं कर रही। इसके चलते वो तुरंत ही हान पे चिल्ला भी दे रहे हैं, उसे नेगेटिव बातें कहने में लगे हुए हैं, जो कि हान को काफी बुरी लग रही है। जिसे याद कर हान जियोंग से ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी कि तभी अचानक से जियोंग हान को रोक लेता है। जियोंग हान से कहने लगता है कि तुम मुझे आज अपने साथ कपड़े सेलेक्ट करने के लिए नहीं लेके जाओगी अपने इंटरव्यू के लिए। मुझे अच्छे से मालूम है कि जब कोई पर्सन किसी चीज के बारे में सोच चुका होता है तभी जाकर वो किसी दूसरे पर्सन से एडवाइस लेता है, यानी कि तुम भी चाहती हो इंटरव्यू देना तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा फुल। और अब होना क्या था, हान को जियोंग से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, जिसके चलते हान तुरंत ही अपने घर वालों को बताकर ये बात निकल जाती है अपने इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर एक बार फिर से हान की मम दुखी हो जाती है, क्योंकि हान ने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी ताकि वो अपने डिप्रेशन को कम कर सके, लेकिन एक बार फिर से अगर हान का इंटरव्यू अप्रूवल हो गया तो हान की जॉब लग जाएगी, यानी कि एक बार फिर से हान की लाइफ हेक्टिक हो जाएगी। वहीं भी हान भी अपने घर से निकलते टाइम सोचने में लगी हुई थी कि शायद से हान उसे बेस्ट ऑफ लक कहने आएगा या फिर उसे मैसेज तो जरूर करेगा, बट हान की एक्सपेक्टेशन ही रह जाती है, क्योंकि जियोंग हान को मैसेज करता ही नहीं। क्योंकि जियोंग तो हान को मैसेज करना चाहता था लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हान को क्या लिखे, जिसके चलते इससे पहले कि जियोंग हान को कुछ लिख पाता कि इतने में जियोंग के पास क्योनमिन आ जाता उससे बात करने के लिए। अब जियोंग हान को विश करने वाली बात भूलकर तुरंत निकल जाता है क्योनमिन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। यहाँ पर बातों बातों में जियोंग को मालूम पड़ता है कि क्योनमिन को भी पता है कि हान आज इंटरव्यू देने के लिए गई हुई है, और इसका मेन रीजन ये था कि क्योनमिन को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आया हुआ था जो कि हान के बारे में जानना चाहते थे। और इवन यहाँ पर क्योनमिन ने उन हॉस्पिटल वालों को बता दिया था कि हान को प्रोफेसर किम ने जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि हान ने प्रोफेसर किम के सामने बदतमीजी करी। ये बात जियोंग को काफी ज्यादा बुरी लगती है क्योनमिन के। जियोंग क्योनमिन से कहने लगता है कि तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और अगर तुमने बोली दी थी तो तुम्हें ये भी बताना चाहिए था कि हान की लाइफ कितनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी उस जगह पे। हान को कम पैसे मिलते थे, हान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की जाती थी वहाँ पर।
पर खैर ये बात सुनने के बाद अब जियांग समझ चुका था कि हान को उस हॉस्पिटल में अप्रूवल होने वाला नहीं है, उल्टा हान की बेइज्जती हो जाएगी और हान को इस बारे में पता भी नहीं है, जिसके चलते जियांग तुरंत ही भागता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है ताकि वो हान को इस बारे में इन्फॉर्म कर सके। पर यहाँ पर जियांग थोड़ा सा लेट हो चुका था क्योंकि हान हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और इवन हान काफी ज्यादा नर्वस भी फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इंटरव्यू कैसे जाने वाला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हॉस्पिटल में हान पहुंचती है तो तुरंत ही हान को एक कॉल आती है जिसमें हान को बताया जाता है कि उसका इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है, यानी कि हान को अब इंटरव्यू देने आने की जरूरत नहीं है। वेल ये बात हान को काफी बुरी लगती है। इवन हान जो है रोड के साइड में बैठकर काफी ज्यादा फूट फूट के रोती भी है कि तभी अचानक से हान को जियांग का कॉल आता है। यहाँ पर हान जियांग से कहने लगती है कि मैं इंटरव्यू देने नहीं गई, मैं नहीं चाहती हूँ वहाँ पर काम करना। वेल यहाँ पर हान जियांग से बात करते हुए रो ही रही थी कि तभी अचानक से हान के पीछे से जियांग आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे मालूम है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वेल इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 का भी यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर सचमुच में आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।